गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यस, कंफर्मेशन आ गई है, क्लियर। चलो जी, लास्ट अपनी क्लास है सैलरी की आज, और लास्ट अपनी क्लास है इस बैच की आज, राइट। और बहुत लंबी क्लास नहीं जाएगी फ्रेंड्स, छोटी सी क्लास रहेगी आज अपनी, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बट ये लास्ट क्लास फ्रेंड्स इस बैच की है, बट हम लोग मिलते रहेंगे आगे फ्रेंड्स। इस पूरे जो भी हमने किया है इसकी एक समरी बैच में लगाने का प्लान कर रहा हूं, जिसके अंदर रिवीजन बैच रहेगा बेसिकली, जिसके अंदर फास्ट ट्रैक पे मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। 5-6 क्लासेस उसके अंदर लगेंगी, राइट। 5-6 क्लासेस के अंदर पूरा कोर्स अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं उसके अंदर मेरे साथ, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सारी ग्रुप पे पहुंच जाएगी, यूट्यूब के चैनल पे भी इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी, ठीक है जी। और साथ में फ्रेंड्स जिन लोगों के एग्जाम, राइट, किसी ने भी एग्जाम की अपनी तैयारी कर ली है, एग्जाम की आपने तैयारी की है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, मतलब आपने तैयारी की है, आपको एग्जाम देना है। सपोज अभी आपने जनवरी में एग्जाम दिया होगा, जनवरी 25 में आपने जनवरी 25 के हिसाब से तैयारी की थी, बट किसी रीजन से आपको अब एग्जाम देना है अप्रैल के बाद। तो जिन्होंने इस बैच को मेरे ज्वाइन किया है उनके लिए कोई अमेंडमेंट सीखने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है अलग से, राइट, क्योंकि सारी अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है। बट किसी ने अगर तैयारी की थी जनवरी 25 के हिसाब से, राइट, या उससे पहले, बट एग्जाम देना है अप्रैल 25 या उसके बाद, तो वो लोग अमेंडमेंट क्लास फ्रेंड्स में 1 या 2 अमेंडमेंट क्लास लगाऊंगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली वो मेरी जो प्लान है जनवरी फर्स्ट वीक में प्लान है, फर्स्ट और सेकंड वीक में प्लान है, डेट में शेयर कर दूंगा, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट जिन्होंने, फिर मैं बताऊंगा, जिन्होंने ये बैच ज्वाइन किया है कंप्लीट, या जिन्होंने यूट्यूब पर इसको देखा है रिकॉर्डेड, उनको फ्रेंड्स इसको जो अमेंडमेंट क्लास होंगी उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मैंने पढ़ाया है आपको सारा, उसके अंदर अमेंडमेंट कवर्ड है, जो कि आपकी अप्रैल 25 के बाद एग्जाम होंगे मार्च 26 तक, राइट। अप्रैल 25 के बाद मार्च 26 तक जो भी एग्जाम होंगे वो सारी अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, तो आपको कोई सेपरेट अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये केवल उनके लिए जिन्होंने मार्च 25 से पहले एग्जाम के लिए तैयारी कर ली थी, बट एग्जाम देना है अब अप्रैल 25 या उसके बाद, ठीक है जी। चलो अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपनी क्लास आज की। सैलरी चैप्टर चल रहा है फ्रेंड्स। सैलरी चैप्टर में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे मैंने बता दिए। अब कुछ प्रोविजंस जो केवल ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलेंगे, तो अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि जी एसएससी ने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया हुआ है या उसने ऑप्शनल टैक्स रिजीम चूज किया है, उस केस में ही केवल ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, राइट। हमने डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स अलाउंसेस पढ़े थे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे दे देता है, कितने भी दिए, फिक्स अमाउंट, 100 रुपए की एग्जेम्पशन, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड, राइट। तो यानी कि मैक्सिमम 200 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी, बाकी टैक्सेबल। ऐसे डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स हम लोगों ने अलाउंसेस देखे। अलाउंसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि अनलेस अंटिल आपको बताया गया है एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, राइट, अगर जितनी बताई है उतनी एग्जेम्पशन दे दो। अगर कोई नया ऐसा अलाउंस मिल जाए जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो फुल्ली टैक्सेबल है। अलाउंसेस फ्रेंड्स डिफरेंट नाम से आपको मिल सकते हैं, मैं किसी भी कुछ भी नाम रख दूं अलाउंस का, कुछ भी चीज के लिए पैसा दूं, उसके आगे वर्ड जुड़ जाएगा अलाउंस। अलाउंस हमेशा टैक्सेबल है अनलेस अंटिल मैंने आपको बताया है, अनलेस अंटिल कहीं पर उसकी लिमिट लिखी है कि भाई कितनी उस पर एग्जेम्पशन मिलेगी। तो जो लिमिट्स थी फ्रेंड्स, जो अलाउड थे, मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा अगर कोई और आपको अलाउंस नजर आता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। एक अलाउंस और है जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर है, हाउस रेंट अलाउंस।
ये केवल ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको छूट मिलेगी, राइट। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए, राइट, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन देखा हमने कि भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या किया, उसने एक अपना घर दे दिया, किराए पे लेके दिया चाहे अपने पास से दिया। लेकिन इस हाउस रेंट अलाउंस के अंदर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला मैं घर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कुछ अलाउंस दे दूंगा, तुम खुद अरेंज कर लो घर, मैं तुम्हें फिक्स अलाउंस दे दूंगा 10,000 रुपए हर महीना, 5,000 रुपए हर महीना, मैं कोई हिसाब नहीं मांगूंगा तुमसे, तुम कितने का घर लिया कितने का नहीं लिया। अलाउंस के केस में एम्प्लॉयर कभी भी हिसाब नहीं मांगता। एम्प्लॉयर अगर अलाउंस दे रहा है, इट मींस कि खत्म बात, कोई बिल नहीं देने, कुछ नहीं करना, हो गई बात भाई खत्म। अब एक्ट इनकम टैक्स लॉ वहां पर कहीं कहीं कुछ जगह छूट दे देता है। जैसे ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर हाउस टैक्स अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस पे उसने बोला कि अगर आपको कोई हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो हम आपको कुछ छूट दे देंगे। कितनी देंगे वो छूट इसके अंदर डिस्कस करने वाले कि कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो सेक्शन 1030 ने एचआरए की एग्जेम्पशन की बात करता है। हाउस रेंट अलाउंस रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ रेंटिंग हाउस। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन अल्फा लिमिटेड and receive 10,000 per month from his employer specifically for renting a house. It is classified as house rent allowance. HRA is exempt from tax to the extent of least of the following. 3 कंडीशन बताई, वो कहते हैं कि इन तीनों पैरामीटर पे आप अमाउंट निकाल लो, 3 अमाउंट कैलकुलेट कर लो। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मान लो मुझे अलाउंस मिल रहा है 10,000 और इन तीनों में जो सबसे कम निकल के आया वो निकल के आया 6,000, तो 6,000 की मुझे छूट मिलेगी। बैलेंस 4,000 मेरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर द सैलरी। तो 4,000 रुपीज में सैलरी में ऐड कर दूंगा। अब मुझे सीखनी है ये 6,000 की कैलकुलेशन कि भाई ये 6,000 कैलकुलेट कैसे होगा। कौन से वो 3 आइटम है? तो 3 में फ्रेंड्स पहला आइटम है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% निकालो, राइट, और उसको रेंट में से माइनस कर दो। मान लो मैं रेंट पे करता हूं 10,000 रुपए महीने का, 10,000 रुपए रेंट पे करता हूं। मेरी महीने की जो सैलरी है वो है 60,000 रुपए, तो 60,000 का 10% 6,000 वो इस रेंट में से माइनस कर दो बस। तो बैलेंस जो बचा 4,000 वो पैरामीटर 1 पे मेरा अमाउंट आ गया कि भाई पहले पैरामीटर में 4,000, मतलब मेरे को 4,000 की छूट मिल सकती है, राइट। तो जो एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगी उस कैलकुलेशन का पहला अमाउंट है ये 4,000। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे नहीं, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब इस सैलरी का भी मीनिंग है, वो अभी आगे बात करेंगे, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो बैलेंस आए फर्स्ट आइटम मेरा पहला अमाउंट हो गया। नंबर 2, परसेंटेज ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन लोकेशन। भाई आप कहां रहते हो उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करो। 50% निकाल लो सैलरी का, 50% ऑफ सैलरी अगर आप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, 4 ही मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा एंड मद्रास, चेन्नई, राइट। तो ये चारों सिटी में से फ्रेंड्स जिस भी सिटी में अगर आप रहते हो, जहां पर आपने घर लिया है, तो आप अपनी सैलरी का 50% निकाल लो। सैलरी कितनी थी जी? 60,000 रुपए महीने की, तो 60,000 का 50% कितना हुआ? 30,000। तो ये अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा? 30,000, यानी दूसरे पैरामीटर पे 30,000। लेकिन अगर मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा नहीं रहता, मद्रास नहीं रहता, तो उस केस में मेरे को कितना निकालना है? 40% ऑफ सैलरी, यानी 60,000 का 40%, तो कितना आएगा? 24,000। ठीक है जी। अब लॉजिक क्या है फ्रेंड्स 50-40 का? फ्रेंड्स देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये माना गया जी वहां पे घर महंगे मिलते हैं, तो वहां पर आपको अलाउंसेस छूट की भी ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, राइट। थोड़ी ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। तो ज्यादा छूट कैसे मिलेगी? आपको परसेंटेज बढ़ा दें। तो जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनको 50% कर दिया। बाकी जगह उन्होंने बोला जी इन 4 के अलावा बाकी जगह कंपैरेटिवली आपको थोड़ा घर सस्ता मिल जाएगा। तो थोड़ा घर सस्ता मिल जाएगा, थोड़ी सी परसेंटेज रिड्यूस कर दी, 40%, राइट। तो 50 फॉर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, 40 फॉर अदर सिटीज आपको निकालना है, राइट। तो दूसरा अमाउंट 30 या 24 में से एक कोई निकलेगा, जिस सिटी में आप रह रहे हो सिटी के हिसाब से। तो सिंपल है, कोई भी सिटी का आपको नाम दे दिया, या तो उसके अंदर बोल देंगे जी मेट्रो सिटीज में रहता है या नॉन मेट्रो में रहता है,
आपको जो क्वेश्चन आएगा, या फिर सिटी का नाम दे देंगे जी वो आगरा में रहता है, जी वो पुणे में रहता है, जी वो बड़ौदा में रहता है, जी वो मुंबई में रहता है। 4 मेट्रो अगर आ जाए सिटी, राइट, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास, इन 4 का अगर नाम आ जाए तो आप 50% पकड़ लेना, उसके अलावा जो भी आए 40% पकड़ना है आपको, ठीक है। एंड देन थर्ड अमाउंट निकलेगा एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो आपको रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हुआ मेरे इस एग्जांपल में? 10,000, तो ये 10,000, ठीक है जी। तो आपको इस तरह से 3 पैरामीटर पे अमाउंट निकालने हैं। इन 3 में से फ्रेंड्स जो भी सबसे छोटा अमाउंट होगा उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी, उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो 3 कौन कौन से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी के 10% के ऊपर कितना रेंट पे किया, राइट, 10, मेरे एग्जांपल में 10,000 माइनस 6,000। देन 40% और 50% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ सैलरी। 50% कहां पर लेना है? 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, 4 सिटी। उसके अलावा कोई भी सिटी है 40%, क्योंकि बाकी सिटीज में घर थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। 40, मेट्रो में महंगा मिलेगा 50, राइट। एंड थर्ड एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कि भाई एक्चुअल एचआरए से ज्यादा तो एग्जेम्पशन मिल ही नहीं सकती। अगर मेरे को एचआरए 10,000 मिल रहा है तो मान लो इसमें अमाउंट ज्यादा आ जाए, इसमें ज्यादा आ जाए, तो एग्जेम्पशन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी। एग्जेम्पशन मैक्सिमम जितना मेरे को मिल रहा है उतने की मिल सकती है, इसलिए मैक्सिमम का एक कैप डाल दिया जी, जो आपको मिल रहा है बस उतना अमाउंट ले लो, इससे ज्यादा तो आपको छूट मिलेगी नहीं, ठीक है। अब सैलरी की डेफिनेशन में क्या आएगा, सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। सैलरी में फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हमने सैलरी की बात की थी, राइट। मल्टीपल जगह पर आया था कि उसके अंदर क्या क्या आपको ऐड करना है। बेसिक, वो तो मेरी बेसिक सैलरी है, हर जगह ऐड होगा। उसके अलावा क्या ऐड होगा? डीए, डीएनएस अलाउंस इफ इट इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। अगर उसके अंदर लिखा है आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इफ इट इज पार्ट ऑफ सैलरी, देन आप उसको ऐड करोगे। अगर कुछ पोर्शन उसका पार्ट ऑफ सैलरी है तो उतना पोर्शन ऐड कर दो, राइट। क्वेश्चन के अंदर आया जी बेसिक पे 50,000, डीए 15,000 और उसके अंदर लिखा है जी 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, तो 15,000 का 50% 7,500 रुपए कैलकुलेशन के पर्पज से कंसिडर होंगे। एंड कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल। तो ये डेफिनेशन फ्रेंड्स हमने मल्टीपल जगह पर, जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स पहली वाली सैलरी की क्लास थी, हमने बहुत सारी जगह पढ़ा था, उसके बाद भी बीच बीच में रेफरेंस आया था उसका, राइट। एग्जैक्टली वही सैलरी यहां पर भी लेनी है। तो जहां पर भी फ्रेंड्स इनकम टैक्स एक्ट ने सैलरी को डिफाइन किया है, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वहां पर उसने ये 3 चीजें ली हैं। जहां पर भी इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि सैलरी के बेसिस पे ये कैलकुलेशन करनी है, तो सैलरी का मीनिंग क्या? ये मीनिंग है। बहुत सारी जगह पे ये मीनिंग हम देख चुके हैं, राइट। तो आपको ये ऐड कर लेना है। स्पेशल कंसिडरेशन इफ देयर इज एनी चेंज इन हाउस रेंट अलाउंस, रेंट पेड, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी और अदर एम्प्लॉय प्लेस ऑफ पोस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, सेपरेट कैलकुलेशन शुड बी मेड फॉर ईच चेंज। क्या कह रहा है? देखो जी, वो कह रहा है जी आपका बेसिक था अभी 50,000, ये चेंज होके हो गया 60,000, तो मेरी जो एचआरए एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो इसी पर कैलकुलेट हो रहा है। 10% में इसी का निकालता हूं, 40-50% भी मैं इसी का निकालता हूं। तो वो कह रहा है जब भी आपकी सैलरी में कोई चेंज आएगा, पूरे साल में जब भी सैलरी का चेंज आएगा, आप रिकैलकुलेट करोगे एचआरए की डिडक्शन, क्योंकि एचआरए पे कितनी एग्जेम्पशन मिलनी है आपको रिकैलकुलेट करना है, राइट। हर चेंज पर रिकैलकुलेट करना है। मान लो मेरा ये 50 से 60,000 हो गया, मेरा डीए 15,000 था, अब डीए 15,000 की जगह 20,000 हो गया, राइट। तो भी ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। बोनस की मेरी परसेंटेज चेंज हो गई, बोनस का अमाउंट चेंज हो गया, कमीशन, सॉरी बोनस नहीं कमीशन, इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो अमाउंट चेंज हो गया, तब भी आपकी एचआरए की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप पहले रहते थे जी दिल्ली में, अब आपको घर जो मिला वो मिला पुणे में, राइट। तो आपकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली के लिए आपने 50% के हिसाब से किया होगा, पुणे के हिसाब से आपको कितना करना है? 40% के हिसाब से करना है। तो कुछ भी चेंज आ रहा है जो इस पैरामीटर को हिलाएगा, टच करेगा, वहां पर आपको क्या करना है? रिकैलकुलेट करना है। यानी कि मान लो एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय काम कर रहा था 1 अप्रैल, राइट, 1 अप्रैल 24 से कब तक? 1 अप्रैल 24 टू 30 जून 24 ही रख लो, 24 तक वो दिल्ली में रहता था, राइट। तो आप क्या करोगे? 1 अप्रैल 24 से 30 जून 24 की एक अलग कैलकुलेशन करोगे 3 महीने की, जिसके अंदर 3 ही महीने का बेसिक लोगे, 3 ही महीने का डीए लोगे,
3 ही महीने का कमीशन ऐड करोगे और एक्चुअल रेंट भी 3 महीने का ही कंसिडर करोगे, राइट। एक कैलकुलेशन मेरी ये होगी, ठीक है, 3 मंथ के हिसाब से, ये 3 मंथ्स की निकलेगी। फिर उसका ट्रांसफर हो गया जी पुणे। कब से हो गया? 1 जुलाई 24 से 31 मार्च 24 तक, 31 मार्च 25 तक वो पुणे रहा। तो 9 मंथ्स की आप सैलरी लोगे, 9 मंथ्स का डीए लोगे, 9 मंथ्स का कमीशन लोगे, राइट, और 9 मंथ्स का ही एक्चुअल रेंट लोगे। और यहां कैलकुलेशन किसके हिसाब से करोगे? 40% के हिसाब से। मान लो पुणे शिफ्ट कर दिया, सैलरी में भी चेंज आ गया, तो वो चेंज वाली सैलरी ले लोगे। 9 महीने का अमाउंट लेना है, राइट। और यहां पर आप 9 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। ये अमाउंट निकल के आया मान लो 25,000 और ये अमाउंट निकल के आया सपोज 60,000, तो एग्जाम्पशन कितने की होगी? 60 और 25 85,000, इतने की आप एग्जाम्पशन दे दोगे उसे। यानी जब भी कुछ चेंज आ रहा है, हर चेंज पे आपको कैलकुलेशन सेपरेट करनी है। उतने पीरियड की सेपरेट, उतने पीरियड की सेपरेट। जितनी बार कोई भी चेंज आया, चाहे सैलरी में चेंज आ जाए, चाहे उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस में चेंज आ जाए, या कोई और चेंज आ जाए जो कि मेरे उन फैक्टर्स को चेंज कर रहा है, जो 3 पैरामीटर में आप क्या क्या यूज कर रहे हो, उन 3 पैरामीटर में कुछ भी चेंज आएगा, आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी। ठीक है जी, चलो। तो ये फ्रेंड्स मुझे ध्यान रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन अल्फा लिमिटेड, गेटिंग बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डीए 7,000, राइट। हाफ ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। अब बोल रहा है जी 50% ऑफ डीए, हाफ ऑफ द डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी। या लिखा होता हाफ ऑफ द डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये जो भी वर्ड लिखा होता है इस तरह का। फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट द एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 500 पर मंथ। अब 500 पर मंथ फिक्स है, ये फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर नहीं है, ये फिक्स वाला है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। कमीशन 1% ऑन सेल्स टर्नओवर ऑफ 20 लाख, कमीशन मिल रहा है 1% 20 लाख पे, ये कंसिडर हो जाएगा। कमीशन अगर मेरे को फिक्स मिलता 5,000 रुपए हर महीना, 6,000 रुपए हर महीना, कंसिडर नहीं करना। कब करना है? जब फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज मिले। द एम्प्लॉयर पेड हिम हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ, एम्प्लॉय हैज पेड रेंट 7,000 पर मंथ एंड वॉज पोस्टेड इन कानपुर। कानपुर में तो 40% में चला जाएगा, 50 में नहीं आएगा, राइट। चलो जी, बेसिक पे ले लो। अब क्या कह रहा है उसकी, क्या करो? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर हस्बैंड ईयर 25-26 अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता ऑप्शनल टैक्स रिजीम, एचआरए को पूरा टैक्स करा देना, कैलकुलेट मत करना एचआरए, जितना मिला फुल्ली टैक्सेबल। क्योंकि स्पेशली आपके क्वेश्चन में लिखा होगा ऑप्शनल टैक्स रिजीम। फ्रेंड्स, मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, यहां गलती होने के बड़े चांसेस हैं। जैसे ही मैं देखूंगा हाउस रेंट अलाउंस इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला, मैं फटाफट उसकी कैलकुलेशन शुरू कर दूंगा। मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन में कि ऑप्शनल की बात ही नहीं कर रहा वो। तो अगर कोई बात नहीं कर रहा तो वो डिफॉल्ट रिजीम मतलब एचआरए भूल जाओ, फुल्ली टैक्सेबल करा दो। जब तक लिखा नहीं है मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना है, आखिरी वर्ड तक पढ़ना है। आखिरी शब्द में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कि मेरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी, राइट। आखिरी शब्द तक केयरफुली पूरे क्वेश्चन को पढ़ के फिर मुझे उसको आंसर करना है। चलो जी, बेसिक पे, राइट, कितना बेसिक पे मिल रहा है? 20,000 रुपए पर मंथ, तो 20,000 के हिसाब से 12 महीने का 240 हो गया। डीए मिल रहा है 7,000 के हिसाब से 84,000 12 महीने का हो गया। बोनस 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है 6,000 रुपए हो गया। कमीशन मिल रहा है 1% ऑफ 20 लाख, 20,000 कमीशन हो गया, फुल्ली टैक्सेबल है सारे। अब एचआरए की बात आई, एचआरए की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एचआरए मिल कितना रहा है? मिल रहा है जी, देखो एचआरए एम्प्लॉयर हैज पेड, एम्प्लॉयर पेड हिम हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ, तो 72,000 एचआरए मिला। अब इसमें से कुछ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये 53,800। ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं कैसे, कितना एग्जेम्प्ट होगा। भाई 3 पैरामीटर पर निकालेंगे, उन 3 में जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी 3 पैरामीटर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये लो जी, वर्किंग नोट ये है, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। यार आप रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन ठीक करना। ठीक है, अब रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक पूरा ऐड कर लिया 240, डीए 84,000, और वहां पर उसने बोला जी 50% एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो 84 का 50% 42 आपने ये ले लिया। और कमीशन जो मेरे को परसेंटेज पर मिल रहा है ये 20,000, ये भी ले लो, तो ये भी मैंने पकड़ लिया, लो कमीशन 20,000, टोटल 3,02,000 आ गया, राइट। अब रेंट पेड ओवर 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, यानी रेंट पेड कितना था? 84,000, 7,000 रुपए पर मंथ उसने रेंट पे किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 84,000 को रेंट पे करता है,
3,02,000 का 10% 30,200 माइनस किया 53,800 पहला अमाउंट। दूसरा अमाउंट वो कहां पर है, वो सिटी उसकी बताई थी जी, क्या सिटी बताई, कानपुर। कानपुर मतलब 40% ऑफ बेस सैलरी, यानी 3,02,000 का, ये तो 3,02,000 है, कहां गया, अच्छा ये 3,02,000, इसका कितना लोगे 40%, तो ये 3,02,000 का 40% 1,20,800 ये आ गया, ठीक है जी। और एचआरए रिसीव्ड, कितना एचआरए एम्प्लॉयर पे कर रहा है 6,000 पर मंथ, 72,000 ये आ गया। इन तीनों में मिनिमम कौन सा 53,800, ये मेरा एग्जेम्प्ट होगा, ये टैक्सेबल मत कराना, ये एग्जेम्पशन निकली है, राइट। टोटल जितना मिला माइनस एग्जेम्पशन बैलेंस टैक्सेबल होगा, राइट। तो 53,800 की मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगी। टोटल मुझे मिला 72,000, 53,800 माइनस कर दो 18,200 रुपए, ये टैक्सेबल हो गया, ये उसकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो गया, ठीक है। 3,68,200 की उसकी सैलरी आ गई, यहां 50,000 की डिडक्शन, 50,000 की डिडक्शन। फ्रेंड्स अभी तक हम पढ़ रहे थे 75,000 रुपए की डिडक्शन। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर आज भी 50,000 की डिडक्शन है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां गलती मत करना बिल्कुल, कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर आपको डिडक्शन कहीं भी अपना हाईलाइट करके मोटा मोटा लिख लो। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, राइट, जो मेरे को सेक्शन 16 IA वाली मिलती थी, सेक्शन 16 ब्रैकेट IA, स्मॉल आई स्मॉल ए, वो 75,000 मिलेगी डिफॉल्ट में, लेकिन ऑप्शनल में 50,000 है, राइट। तो डिफॉल्ट में भी 75 इसी साल से हुई है, इससे पहले वो भी 50 थी, दोनों में 50 था। तो ऑप्शनल पे फ्रेंड्स गवर्नमेंट कुछ काम कर नहीं रही है, मेन पर्पस जो नजर आ रहा है ऑप्शनल को हटाना, ऑप्शनल को खत्म करना, राइट। तो इस बार के बजट के अंदर फ्रेंड्स हो सकता है आपको बड़े सारे इससे रिलेटेड चेंजेस देखने को मिले, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब बजट चालू हो तो अपना टीवी बंद कर देना, जिस न्यूज़पेपर में बजट प्रिंट हो वो बिल्कुल मत पढ़ना, आपके एग्जाम को खराब करने में बहुत हेल्प करेगा। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, बजट पढ़ोगे वो एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर, वो एप्लीकेबल होगा, ये जो बजट आएगा वो एप्लीकेबल होगा जो अप्रैल 2026 या उसके बाद एग्जाम देंगे, उनके ऊपर ये बजट अप्लाई होगा। अननेसेसरी आप पढ़ लोगे, अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लोगे, एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा बजट में भी पढ़ा था ये, इसमें ये पढ़ा था, भूल जाओगे किसमें क्या पढ़ा था, दो दो चीजें याद आ रही होंगी। तो प्लीज बजट मत देखना, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा ये, राइट, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। एक बार एग्जाम दे लो, क्लियर कर लो, उसके बाद पूरा बजट चाट लेना बैठ के आराम से, पूरा चाट मारना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अभी बजट मत देखना। बट इस बार के बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस आएंगे इससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट ईयर आपको वो अपने एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है, मेरे को 50,000 की लिमिट याद रखनी है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की है। ये कहीं पर आप अपना नोट कर लो, मेरे इसमें कहीं पर लिखा नहीं है, आप मोटा मोटा अपने नोट्स में कहीं पर नोट कर लो, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसके अलावा क्या है, रेट में चेंज, रेट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर क्या रेट लगते हैं आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। न्यू रिजीम में 3 लाख तक एग्जेम्प्ट था, ऑप्शनल के अंदर 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 के ऊपर, 2.5 से लेकर उसके ऊपर, राइट, कहां तक 5 लाख तक, कितना 5% ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मिलता है। 5 लाख के ऊपर कितना 10 लाख तक 20%, या 5 के बाद सीधा 20 का स्लैब है, और जो ग्रेटर देन 10 लाख इनकम होगी उस पर सीधा 30%, राइट। यहां पर स्लैब महंगे वाले हैं, बहुत महंगे वाले मतलब ज्यादा टैक्स देना पड़ता है मुझे, बट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे एचआरए मिल गया, बाकी और बहुत सारी जगह आपने अलाउंसेस देखे थे, बहुत सारे अलाउंसेस ऑप्शनल में अवेलेबल है, डिफॉल्ट में है ही नहीं, बहुत सारी छूट दे रखी है जो ऑप्शनल में अवेलेबल है, डिफॉल्ट में है ही नहीं, राइट। पूरा डिडक्शंस वाला चैप्टर, डिडक्शंस के अंदर सारी डिडक्शंस कहां मिल रही है ऑप्शनल में, बट वहां पर यह स्लैब में हमारी ऐसी कर दी, स्लैब में हमें रुला दिया, राइट। बट ये स्लैब लगाने हैं ऑप्शनल के केस में, ऑप्शनल केस में वो पुराने वाले मत लगाना, डिफॉल्ट वाले, राइट। तो ये स्लैब निकाल के आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लोगे, 3,18,200, 2.5 लाख, 3,18,200 माइनस 2.5 लाख, बैलेंस पे 5% निकाल लेना, 3,410 रुपए टैक्स आएगा, राइट। और पूरा का पूरा छूट जाएगा 87A। 87A कितना था, 25,000, मैंने 25,000 बोला था ना, 25,000 किसमें, डिफॉल्ट में, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है। ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर 87A मैक्सिमम 12,500 मिलेगा, इसे भी नोट कर लो आप कहीं पर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये पहले चैप्टर में मैंने सारा बता दिया था, फिर से इसको नोट कर लो एक बार कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स के रेट चेंज है, वो आपने चैप्टर 1 में कर लिया है।
यहां पर एक 50,000 जो मैंने लिखवाया नहीं है, आप नोट कर लो उसको, और 87 है 12,500 का मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, बाकी सब सेम है, कैलकुलेशन का मेथड बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स एचआरए के बारे में। रिपीट कर देता हूं, एचआरए जितना भी मिलेगा फुल्ली एग्जेप्ट, एचआरए जितना भी मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी। बट अगर आप एचआरए कुछ रेंट पे करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 3 पैरामीटर। उन 3 पैरामीटर में जो मिनिमम अमाउंट आएगा उसकी मेरे को एग्जेप्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पैरामीटर कौन कौन से? रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक, जितना रेंट पे किया है माइनस उसमें से 10% ऑफ बेसिक, नहीं सैलरी, मेरे मुंह से बार बार बेसिक निकल रहा है। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, जितना रेंट पे किया उसमें से सैलरी को माइनस कर दो, कितनी? 10%। नंबर 2, 40 और 50% ऑफ सैलरी। 40 और 50 कैसे डिसाइड होगा? लोकेशन, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 50% ले लो। अदरवाइज कोई और सिटी है, 40% ले लो। थर्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो एम्प्लॉयर ने मुझे पे किया। इन तीनों में जो मिनिमम अमाउंट आएगा उसकी एग्जेप्शन ले लो। जब भी कोई चेंज आएगा, किसी भी पैरामीटर में कोई चेंज आया, सिटी चेंज हो गई, सैलरी चेंज हो गई, राइट, कुछ भी चेंज आ गया फ्रेंड्स, मेरा रेंट चेंज हो गया, मैंने एक्चुअल रेंट पे कर रहा था 5,000, 3 महीने मैंने 5,000 पे किया, उसके बाद रेंट हो गया 6,000, तो कैलकुलेशन में चेंज आ जाएगा। 3 महीने का अलग, 6 महीने, जब भी कोई चेंज आएगा मेरे को अलग कैलकुलेशन करनी है फ्रेंड्स, अलग अलग दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स एचआरए, इसका एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको प्लीज ट्राई करना। ठीक है, प्लीज इसको ट्राई करना। और इसके अंदर वही है, बीच में कुछ चेंज आ रहा है, आप देखोगे अप्रैल से अगस्त के लिए डिफरेंट, सितंबर से अक्टूबर के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन हो रही है, और नवंबर से डिफरेंट कैलकुलेशन है। 3 जगह चेंज आया है, 2 बार चेंज आया, 3 डिफरेंट कैलकुलेशन हो गई। तो इस क्वेश्चन को कर लेना, जो मैं बोल रहा हूं आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी है बिल्कुल। उतने उतने पीरियड के केवल अमाउंट अलग अलग निकाल के कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलो जी अगला, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले भी हम पढ़ चुके, जहां मैंने बोला फुल्ली टैक्सेबल, बट मैंने हिंट किया था आपको उस टाइम पर कि कुछ लोगों के लिए इसकी एग्जेम्पशन मिलती है, कुछ लोगों के लिए इसकी एग्जेम्पशन मिलती है। पहले जान लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता क्यों है। क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, कि मैं अपना एंटरटेनमेंट करूं, मैं जाऊं इधर उधर घूमूं, एम्प्लॉय के एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉर्मली आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी क्लाइंट मीटिंग बहुत होती है, आप क्लाइंट फेसिंग हो, आपके पास लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, आप लोगों के पास जाते रहते हो मिलने के लिए, आपका कोई ना कोई चाय पानी पे खर्चा होता रहता है। क्लाइंट आएगा, राइट, अब क्लाइंट आएगा, मैं चाय पी रहा हूं, मैं, वो मेरे सामने बैठा है, अब मैं चाय पीता रहूं, मैं उसको पूछूं भी ना, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहां कुछ लोगों को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाता है कि भाई आपसे लोग मिलने आते रहते हैं, तो आप जब चाय पियो तो उन्हें भी पिला देना 1 कप चाय, राइट, छोटे मोटे रिफ्रेशमेंट के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। अलाउड किसको होगा? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय कोई एंटरटेनमेंट नहीं करना, राइट, तुम किसी से मत मिलना, मिलोगे भी तो कोई छूट नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला फुल्ली टैक्सेबल। केवल किसको एग्जेम्पशन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पेमेंट गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं और किसी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो भी किसमें? ऑप्शनल में। डिफॉल्ट में ये भी टैक्सेबल, ये केवल ऑप्शनल में। सेक्शन 16(2), 3 सेक्शन है 16 में, 16IA, जिसमें आपको 75,000 की एग्जेम्पशन मिली, या ऑप्शनल के अंदर 50,000 की मिली स्टैंड डिडक्शन। दूसरी डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरी प्रोफेशनल टैक्स, वो भी अभी आएगी 16(3), राइट। तो 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू कवर कॉस्ट फॉर एंटरटेनिंग क्लाइंट्स और गेस्ट एज पार्ट ऑफ देयर जॉब। द अलाउंस इज एम्ड at compensating employee for entertainment related costs such as hosting guest client incurred during official business. Entire amount received shall be added to the gross salary. कह रहा है जितना भी मिला ना सैलरी में ऐड कर दो, जितना भी मिला सैलरी में ऐड कर दो, कोई एग्जम्पशन नहीं, पहले ऐड करो, उसके बाद जैसे नीचे डिडक्शन देते हो ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट, 16IA की डिडक्शन देते हो कि 75,000 रिड्यूस कर दिया, ऐसे ही 16(2) की नीचे डिडक्शन दे देती है। अभी क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। तो एंटायर अमाउंट रिसीव शैल बी एडेड टू ग्रॉस सैलरी फॉर एम्प्लॉय, हाउएवर डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 16(2) टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यहां बेसिक लिखा है तो बेसिक ही है बस, इसमें सैलरी का मीनिंग वो नहीं है, यहां चेंज कर दिया थोड़ा सा इन्होंने, राइट, आसान कर दिया।
आसान कर दिया, लेकिन हमारे लिए मुश्किल कर दिया जिनको एग्जाम देने हैं। अब वो बेचारे इसके लिए अलग बेसिक याद रखेंगे, बाकी सब जगह वो तीन तीन चीजें ऐड करेंगे। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें तीन तो नहीं करना था, राइट। तो याद रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस बेसिक, ओनली बेसिक, आसान बेसिक, ठीक है। 5,000 मैक्सिमम और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, इन तीनों में जो भी कम होगा, राइट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसकी डिडक्शन ले लेना। कहां पर? 16(2) में नीचे अलग से, पहले पूरी इनकम में ऐड करना है। एचआरए में क्या किया था? एचआरए में हमने जितना रिसीव हो रहा था एग्जेम्पशन को वही माइनस कर दिया, और माइनस करके बैलेंस मैंने सैलरी में ऐड किया था एचआरए में, या बाकी अलाउंसेस में मैंने ऐसे ही किया था। बट यहां उन्होंने अलग कर दिया थोड़ा। यहां कह रहे हैं ऐसे नहीं करना, यहां कह रहे हैं पूरा अमाउंट पहले सैलरी में ऐड कर दो, पूरा का पूरा। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, आपने ऐसा कहीं नहीं किया, और पूरी सैलरी में कहीं नहीं किया। पूरी सैलरी में जहां पर भी अलाउंसेस की बात हुई, आपने अलाउंसेस को उस आइटम में से रिड्यूस करके बैलेंस को सैलरी में ऐड किया था। बट स्पेशल ये केस है फ्रेंड्स, जहां पर आपको पूरे के पूरे अमाउंट को सैलरी में ऐड कर देना है, ठीक है, स्पेशल केस। और ये स्पेशल केस है जहां पर आप 20% तो बेसिक सैलरी ले रहे हो। बेसिक सैलरी की भी हमने कहीं बात नहीं की, इसी में बात कर रहे हैं। बाकी जगह सैलरी के कुछ मीनिंग थे, सैलरी में कुछ चीजें ऐड होती थी, इसमें नहीं हो रही। तो यहां वो दोनों स्पेशल केस है कि सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरा का पूरा अमाउंट सैलरी में ऐड कर देंगे, राइट। नंबर 3, एक्चुअल अलाउंस, राइट, तो पूरा का पूरा अमाउंट ऐड कर दो, और उसके बाद इन तीनों की एग्जाम्पशन ले लो, 20% ऑफ बेसिक, 5,000 और एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। द डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल और स्टेट। कह रहे हैं सेंट्रल और स्टेट के ही बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। एंड अदर एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम दिस बेनिफिट, बाकी एम्प्लॉय कोई बेनिफिट नहीं कर सकते क्लेम, राइट। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ये देखना ही नहीं है कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ वो मुझे देखना ही नहीं है, भूल जाओ, राइट। क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे दिया हो कि एक्चुअल एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ, उस लाइन को पढ़ना ही मत, चाहे कुछ नहीं हुआ चाहे कुछ हुआ। एक्ट बोल रहा है कि इन तीन पैरामीटर पे निकालो, तो हम इन 3 पैरामीटर पे ही निकालेंगे। एक्ट कह रहा है पहले पूरे अमाउंट को ऐड कर दो, कर दिया जी सैलरी में ऐड। एक्ट कह रहा है इन 3 पैरामीटर पे निकाल लो, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 और एक्चुअल अलाउंस जो तुम्हें मिला, जो इन तीनों में कम है। एक्चुअल खर्चे की बात ही नहीं कर रहा है। जब बात ही नहीं कर रहा है तो ठीक है, एक्ट ने बहुत सारी जगह स्टैंडर्ड दिया है, तो यहां पर भी ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड अमाउंट। हम बोल रहे हैं ले लो, हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ मत बताओ हमें। तो क्वेश्चन में अगर आ गया कि इतना हुआ, इग्नोर मारना उसको, भूल जाना, राइट। इफ द एम्प्लॉय हैज सेव्ड एनी अमाउंट इट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। एम्प्लॉय ने कुछ सेव कर लिया, वही मैंने बोला कि एक्चुअल कितना हुआ देखना ही नहीं है, इसको कंसीडर करना ही नहीं, भूल जाओ। क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर रोहन इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट गेटिंग बेसिक पे 30,000 पर मंथ, 30,000 बेसिक है, डीए 7,000 मिल रहा है, सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है उसको 2,000 का। सर्वेंट अलाउंस, मैंने सर्वेंट अलाउंस में अभी तक कुछ बताया ही नहीं आपको, और जो मैंने नहीं बताया वो फुली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, मैंने सर्वेंट का आपको परक्यूजिट तो बताया था, गार्डनर, सर्वेंट, कुछ इस तरह के परक्यूजिट में कवर किया था, लेकिन अलाउंस नहीं बताया। जो अलाउंस मैंने नहीं बताया फ्रेंड्स वो फुली टैक्सेबल है, जिस मर्जी नाम से मिल रहा है, राइट। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है 600 रुपए पर मंथ, राइट। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, राइट। बेसिक सैलरी पूरी 30,000 के हिसाब से 360, डीए 7,000 के हिसाब से 84,000, सर्वेंट अलाउंस 2,000 के हिसाब से 24,000, पूरा टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है जी? 1,000 पर मंथ, पूरा पहले ऐड कर दो, 1,000 के हिसाब से 12,000 पूरा ऐड। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रोहन इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा बट सेपरेटली मिलेगा। और इसको क्या मिला है? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इसमें कोई एग्जाम्पशन की हमने बात ही नहीं की थी, पूरा का पूरा टैक्सेबल 7200। ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें से स्टैंडर्ड एक्शन 16 IA 50,000 दे दो, राइट। पहले 16 IA नहीं था फ्रेंड्स, पहले 16 I था, ऐसे होते थे 16(1), 16(2) और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स के लिए जो भी आएगा, 1, 2, 3 ऐसे थे। फिर बीच में इन्होंने क्या किया, 1 को खत्म कर दिया कि अब कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, हटा दिया। फिर उसके बाद दोबारा ले आए, जब दोबारा लाए तो इन्होंने बनाया 16 IA, ऐसे उत्पत्ति हुई 16 IA की, वरना ओरिजिनली ये 16 I था, ठीक है। चलो ये 16 I 50,000, IA 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलेगा? लो जी, वर्किंग नीचे दी हुई है यहां पर, ये 3 पैरामीटर, 20% ऑफ बेसिक, 360 का 20%, 72,000, मैक्सिमम 5,000, पूरे साल की लिमिट है 5,000 की,
ठीक है। एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड कितना मिल रहा है जी? 12,000, हर महीने 1,000, 12,000 ये मिल गया। इन तीनों में सबसे कम कौन सा? 72, 5 और 12, 5, तो 5,000 की छूट मिल जाएगी, राइट। 12 मिला मेरे को और 5,000 की नीचे छूट मिल गई, तो अल्टीमेटली 12 माइनस 5, 7,000 पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड है, एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं इसका। 4,07,000, उसके बाद 80C से 80U की कोई डिडक्शन होती वो भी दे देते इसके अंदर। अब टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। टैक्स लायबिलिटी जो ओल्ड रिजीम के हिसाब से है, 2.5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख और 10 लाख के ऊपर, राइट। और इसके अंदर 12,500 का 87A रिबेट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप कैलकुलेशन कर लेना, सेम आएगी। इस तरह से सॉल्व करना है। सेम फ्रेंड्स ऐसी एक 16.3 हो गया। 16.3 में क्या है? प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में फ्रेंड्स पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, बिजनेस प्रोफेशन के चैप्टर में एक बार आया था, इसका रेफरेंस आया था कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो बिजनेस अगर आप कर रहे हो, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो और आप कोई प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो, राइट, तो आपको उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। क्या होता है दोबारा समझ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप प्रोफेशनल टैक्स लगा सकते हो, किसी भी आप प्रोफेशन के ऊपर टैक्स लगा सकते हो कि भाई आप प्रोफेशन करते हो, आप काम करते हो, आप हमें इतना टैक्स दो। मैक्सिमम गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, मैक्सिमम गवर्नमेंट ने उसको लगाया ही नहीं। एग्जेम्प्ट क्या किया हुआ? लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं। बट कुछ स्टेट ने इसको लगा रखा है। साउथ की कुछ स्टेट है जहां पर ये टैक्स मिलेगा आपको, राइट। आपके क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन में तो दिया होगा कि इतना प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, राइट। प्रोफेशनल टैक्स किस चीज के ऊपर? प्रोफेशन के ऊपर। कौन लगाएगी? स्टेट, राइट, ठीक है जी, स्टेट लगा सकती है। तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, बिजनेस के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको खर्चा क्लेम कर लो। लेकिन अगर आप सैलरीड हो तो सेक्शन 16(3) बोल रहा है कि आप उसको एग्जेम्प्ट हो, छूट है, ले लो, आप उसको क्लेम कर लो। जितना आपने पे किया डिडक्शन क्लेम कर लो। जितना आपने पे किया, जितना आपने पे किया, ध्यान देना वर्ड, जितना आपने पे किया मतलब जितना एम्प्लॉय ने पे किया। तो क्या एम्प्लॉयर पे कर रहा है तब भी डिडक्शन मिल जाएगी? एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है तो पहले इनकम में ऐड कर देना। एम्प्लॉयर अगर कुछ भी देगा, अगर मैंने नहीं बोला है छूट मिलेगी, तो वो इनकम का पार्ट बननी ही बननी है फ्रेंड्स। पहले उसे इनकम में ऐड कर लेना, उसके बाद उसकी 16(3) में छूट दे देना। यानी छूट तभी तो मिलेगी जब वो मैं पे करूं। मेरी इनकम ही नहीं है जो चीज, मैं छूट कैसे ले लूंगा? तो पहले वो मेरी इनकम बनेगी, या तो मैं अपनी इनकम में से खुद पे करूं तो मैं 16(3) की डिडक्शन ले लूंगा। मैंने नहीं पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया, तो पहले उसको इनकम में ऐड करूंगा, मैं अपनी इनकम बनाऊंगा उसे, फिर डिडक्शन ले लूंगा उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ लो। एज पर आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू इंपोज अ टैक्स ऑन प्रोफेशंस, business and employment, which is referred to as professional tax or employment tax. If an individual has business or profession, tax can be recorded as an expense in the profit and loss account. Right? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये बिजनेस का पार्ट था। For employee, they are allowed to claim deduction for professional tax paid for their gross salary under section 16(3) when calculating income under the salary. Income under the salary निकालोगे तो कह रहा है ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। If the employer pay this tax on behalf of employee, the amount will first be included in the employee's gross salary. अगर एम्प्लॉयर ने पे किया पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, और उसके बाद a deduction is then allowed under section 16(3). सेक्शन 17(2)(4) बोल रहा है। सेक्शन 17(2)(4) क्या था याद करो? मॉनेटरी परक्विजिट्स। एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय की लायबिलिटी है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉय की लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। मैंने इसके अंदर एग्जांपल भी लिया था सर्वेंट का। एम्प्लॉय ने सर्वेंट हायर किया, एम्प्लॉयर ने उसकी पेमेंट कर दी, दिस इज मॉनेटरी परक्विजिट। सेक्शन 17(4) इन्हीं केसेस की बात करता है कि ऐसे खर्चे जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी थे बट एम्प्लॉयर उनको पे कर देता है, वो टैक्सेबल हो जाएंगे। सेक्शन 17(4) ने एक जर्नल बोल दिया, उसने किसी केस स्पेसिफिक की बात नहीं की। सेक्शन 17(4) ने एक जनरल स्टेटमेंट बोल दी कि भैया कोई भी खर्चे जो एम्प्लॉय की लायबिलिटी है उनको एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर नहीं देता तो वो एम्प्लॉय ही देता, राइट। तो ऐसे खर्चे अगर एम्प्लॉयर ने बियर किए हैं तो वो उसकी इनकम बन जाएंगे। तो यहां सेक्शन 17(4) के अंदर वो उसकी इनकम बन जाएंगे, यानी उसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे।
और उसके बाद आप उसके सेक्शन 16(3) में उसकी डिडक्शन ले लो। जब मेरी इनकम है तो मतलब मेरी इनकम से वो पे हो गया, डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर टैक्स इज ड्यू बट नॉट पेड, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेगा पेमेंट, जिस साल में जितने का पेमेंट किया डिडक्शन ले लो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मैं पेमेंट अगले साल करूंगा, ड्यू इस साल हो गया, इस साल का है मैंने अभी दिया नहीं है, नहीं दिया है नो डिडक्शन, पे कर दिया है डिडक्शन तभी मिलेगी, राइट। पे कर दिया डिडक्शन तभी मिलेगी। बिजनेस के चैप्टर में भी हमने पढ़े थे काफी सारे खर्चे जो पेमेंट बेसिस पे मिलते हैं, जिसमें सारी स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज थी, आपके टैक्सेस थे, एम्प्लॉइज का बोनस, काफी सारे उसके अंदर लिस्ट थी कि वो आपको तभी खर्चा मिलेगा जब आप उसको पे कर दोगे। 31 मार्च तक पे नहीं किया कोई बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक पे कर दो, 31 मार्च में डिडक्शन ले लो। याद होगा बिजनेस के चैप्टर में उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहां पर, कि यहां पर भाई ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट कह रही है हम डिडक्शन दे रहे हैं और हम हमें पे भी नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो पे कर देंगे, डिडक्शन आज दे दो हमें, कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, जब आप पे करोगे तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी, आप ले लो डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, एक्स इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में गेटिंग बेसिक पे 14,000 पर मंथ, डीए 5,000, एचआरए 4,000, हाउएवर एम्प्लॉय इज रिजाइडिंग इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के घर पे रहता है, बट उसको एचआरए मिल रहा है कितना, 4,000 एचआरए मिल रहा है, अपने पेरेंट्स के घर पे रहता है, कोई रेंट पे नहीं करता। जब कोई रेंट पे नहीं करता तो एचआरए में नो डिडक्शन, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एचआरए, क्योंकि डिडक्शन कब मिलेगी, जब मैं रेंट पे कर रहा हूं, राइट। एम्प्लॉयर हैज पेड कैश अलाउंस 300, मेडिकल अलाउंस 250, एंटरटेनमेंट 400, एम्प्लॉयर हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 75 रुपए पर मंथ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैज सेव्ड 35 पर मंथ आउट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब ही नहीं कितना सेव किया, 3 पैरामीटर पर निकालेंगे केवल, सेविंग से कोई मतलब ही नहीं है, उसके अंदर फिक्स अमाउंट है, राइट। कंप्यूट एम्प्लॉइज इनकम अंडर द सैलरी एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर बोथ ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट, कह रहा है ऑप्शनल और डिफॉल्ट दोनों में निकाल लो, ठीक है। तो पहले कहां निकाली, ऑप्शनल में, बेसिक पे पूरा उठा लो, डीए पूरा उठा लो, हाउस रेंट अलाउंस के अंदर, हाउस रेंट अलाउंस में उसने क्या किया, उसने एचआरए कुछ पे नहीं किया है। अब आप कैलकुलेट भी करोगे तो जीरो ही आएगा, पहली चीज कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, कर लो तब भी जीरो आएगा। देखो जी कैलकुलेशन, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ बेसिक, जीरो आएगा, रेंट पेड ही कुछ नहीं है। 40% निकाल लो सैलरी का, राइट। एचआरए रिसीव 36,000, इन तीनों में जो सबसे कम हो उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कितने की, जीरो की, यानी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो जितना एचआरए मिला 36,000 पूरा टैक्सेबल। उसके अलावा कैश अलाउंस मिला 300 रुपए पर मंथ, मेडिकल 250 रुपए पर मंथ, मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल है। हम लोग पढ़ चुके हैं, मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने दी है, मेडिकल फैसिलिटी दी है, वहां पर कंडीशंस थी कि फैसिलिटी कहां दी है, किस तरह के हॉस्पिटल में दी है, कैसे उसको टैक्स करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, राइट। वहां परक्विजिट की बात की थी, फैसिलिटी की बात की थी। लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, लो जी पूरा टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा ऐड कर दो जी, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना आ गया, ये लो जी 400 इंटू 12 4800 रुपए पूरा ऐड कर दिया पहले, अब नीचे उसकी छूट देंगे, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 75 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,900 रुपए, राइट। इसकी भी नीचे अलग से छूट मिल जाएगी। तो देखो जी अब इसके अंदर क्या हुआ, क्या क्या छूट मिल रही है, एक इसकी छूट मिल रही है, एक इसकी छूट मिल रही है। एंटरटेनमेंट अलाउंस देख लो, सेक्शन 16, पहले 16 आइए 50,000 मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 48,000, मैक्सिमम 5,000 लिमिट दे दी, और 20% ऑफ बेसिक, बेसिक का 20%, 168 का 20 निकाला 33,600, इन तीनों में जो सबसे कम 4,800, कह रहा है इतने की छूट ले लो, छूट मिल गई। तो 4,800 ही एंटरटेनमेंट अलाउंस मुझे मिला और पूरे की छूट हो गई। अब वो क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है जी कि उसने एंटरटेनमेंट अलाउंस जो उसको मिला उसमें से उसने कुछ सेविंग कर ली, राइट। लिखा था ना इसमें, एंटरटेनमेंट अलाउंस 400 पर मंथ, एम्प्लॉइज पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑन बिहाफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय हैज सेव्ड 35 रुपीज पर मंथ ऑन एंटरटेनमेंट अलाउंस, 35 रुपए हर महीने उसने बचा लिए, कह रहे बचा लिए कोई बात नहीं, जाने दो। साथ में प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया जी, 900 रुपए, पूरी छूट मिल जाएगी। पहले ऐड होगा और फिर रिड्यूस हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है, राइट। 220 पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, जीरो टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये था ऑप्शनल के अंदर। अगर मैं इसको डिफॉल्ट के अंदर ले जाऊं, डिफॉल्ट के अंदर कर लो जी, बेसिक पे 168, डीए पूरा, एचआरए की कैलकुलेशन ही नहीं करनी, फुल्ली टैक्सेबल, चाहे एचआरए पे किया है फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात हो रही है,
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में एचआरए पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, छुट्टी, ठीक है जी, कैश अलाउंस मिला, मेडिकल अलाउंस मिला, राइट, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस पे भी कोई छूट नहीं मिलेगी नीचे, क्योंकि ये ऑप्शनल पे मिलेगा पूरा। प्रोफेशनल टैक्स 900 रुपए, राइट, ये भी कोई छूट नहीं मिलेगी नीचे, क्योंकि वो ऑप्शनल में है, ठीक है जी। उसके बाद 75,000 रुपए की केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 75,000, ठीक है। ये मिल गई 2,01,000, और इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है दे दो, नहीं बनता है छोड़ दो, ठीक है जी। तो ये था फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट अलाउंस। लास्ट फ्रेंड्स अपना टॉपिक लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, घूमने फिरने की आजादी। घूमने फिरने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ पैसा दिया, राइट, कुछ पैसा दिया कि भाई थोड़ा घूम के आओ, घूमना भी जरूरी है। तो हमने एक पढ़ा था फ्रेंड्स, पर्सनल टूर एंड ट्रेवल्स के जितने भी खर्चे होते थे वो सारे एम्प्लॉइज के परक्यूजिट सैलरी का पार्ट हो जाते थे, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वहां पर मैंने आपको कोट किया था एक्सेप्ट एलटीसी, कि अगर एलटीसी का केस है, राइट, तो उस केस में वहां पर डिफरेंट प्रोविजंस है। एलटीसी के केस को छोड़कर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, उसकी फैमिली मेंबर्स को कहीं घुमाया फिराया है, पूरा टैक्सेबल, पर्सनल सारे खर्चे टैक्सेबल, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने बोला जी हम कुछ छूट दे देंगे, आपको कुछ छूट दे देंगे। कितनी वो बताइए यहां पर, कि भाई लीव ट्रेवल कंसेशन के अंदर ये बताया कि आप इंडिया घूमो, राइट, घूमो, लेकिन कितना घूमोगे वो हम बताएंगे, कितनी आपको खर्चों की छूट मिलेगी वो बताएंगे, किस किस चीज की मिलेगी वो हम बताएंगे। तो यहां पर यही लिखा हुआ है सेक्शन 10(5) एग्जेम्पशन की बात करता है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जितना भी लीव ट्रेवल कंसेशन दे रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट 10(5) में कुछ लिमिट दे रखी है, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन, एलटीसी ऑल्सो नोन एज लीव फेयर कंसेशन, चाहे लीव ट्रेवल कंसेशन है, लीव फेयर कंसेशन है, जो मर्जी, एलटीसी जो मर्जी लिखा है, एक ही बात है। इज ए बेनिफिट वेयर द एम्प्लॉयर परमिट एन एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली मतलब इसके अंदर फैमिली भी इंक्लूडेड है, टू ट्रेवल टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं भेज सकते, विद इन इंडिया करवाना है, ठीक है। तो अगर आउटसाइड इंडिया भेजा है तो जितना खर्चा किया फुल्ली टैक्सेबल, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे पूरा का पूरा। एंड द एम्प्लॉयर इनकर्स द ट्रैवल एक्सपेंस, एम्प्लॉयर ट्रैवल के खर्चे कर रहा है और एम्प्लॉय को इंडिया घुमा रहा है, घुमा लो जी। एग्जांपल, मिस्टर रोहन एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड इन मुंबई इज परमिटेड बाय हिज एम्प्लॉयर टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा भेजा है, कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, एंड एम्प्लॉयर बियर्स द ट्रैवल एक्सपेंसेस। दिस अरेंजमेंट इज रेफर्ड एज लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी, ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ एलटीसी, द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एलटीसी इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, कह रहे ये कंडीशंस आपको बस देखनी है। आप अगर ट्रैवल बाय एयर करते हो, अगर आप बाय एयर, फ्रेंड्स यहां पर मैं एक चीज बता देता हूं कि केवल आपको टू एंड फ्रो, आने और जाने का किराया मिलता है। एम्प्लॉयर ने अगर आपके वहां रहने के कुछ अरेंजमेंट किए हैं वो सारे टैक्सेबल हो गए, वो सारे टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर ने वहां पर आपके कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट किए हैं, फूड के बिल आपके पे कर दिए या रिम्बर्स कर दिए, कह रहा वो फुली टैक्सेबल। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ये कह रही है जी, टैक्स लॉ हमारा ये बोलता है कि एम्प्लॉय को केवल भेज दो, चला जाएगा आ जाएगा, क्योंकि खाने के लिए हर जगह गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, भंडारे चलते हैं, वहां खा लेगा एम्प्लॉय। रहने के लिए फुटपाथ पर भी जगह है, बाकी सस्ते में धर्मशाला भी मिलती है, एम्प्लॉय वहां पर रह लेगा, ठीक है। तुम केवल वहां भेज दो उसे और वापस बुला लो, बाकी सब हो जाएगा। मतलब यही निकल के आ रहा है भाई, कुछ मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ दे देते इसके अंदर, थोड़ा बहुत वहां रुकने का, भेज ही रहे हो यार किसी बंदे को, आप उसको ये बोलो कि मैं तेरे को आने जाने के खर्चे दूंगा, वहां रहने का तू खुद देख, वहां खाने पीने का तू खुद देख। वो कहेगा यार ये क्या बात हुई, जब आप मेरे को घुमा ही रहे हो तो यार पूरा ट्रिप कराओ ना मेरा। उसके अंदर कुछ लिमिट दे देते, मिनिमम दे देते कि भाई रहने का मिनिमम, इससे महंगा आप होटल नहीं दे सकते, पर डे के इससे ज्यादा खाने के खर्चे नहीं दे सकते, कुछ तो दे देते उस बेचारे को, राइट। उसको बोल दिया जी बस आने जाने का मिलेगा, बाकी भूल जाओ। तो आप भी बाकी भूल जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एग्जाम के लिए केवल क्या मिलेगा, ट्रैवल, टू एंड फ्रो ट्रैवल, ओनली ट्रैवल, नथिंग, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ट्रैवल के साथ कुछ और भी चीजें इंक्लूड आ जाए कि उसने उसकी लॉजिंग पे, बोर्डिंग पे इतना खर्चा किया है, सब जोड़ देना उसकी सैलरी में एज इट इज, बिना एग्जाम्पशन के सब जोड़ देना, ठीक है। तो ट्रैवल भी कैसे, वो कह रहे हैं ट्रैवल बाय एयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इकोनॉमी क्लास से,
बिजनेस क्लास से मत भेजना। एम्प्लॉय को लग्जरी नहीं देनी है, बस उसकी नीड पूरी करनी है, उसको वहां पहुंचाना है। तो कह रहे हैं बाय एयर भेज दो। द एम्प्लॉयर्स ट्रेवल्ड बाय एयर, द एग्जेम्पशन इज अलाउड अप टू इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर। इकोनॉमी क्लास केवल, फर्स्ट क्लास से नहीं भेज सकते, प्रीमियम इकोनॉमी में नहीं भेज सकते, इकोनॉमी में भेजो जी, केवल इकोनॉमी में। एग्जाम्पल, मिस्टर रोहन ट्रेवल फ्रॉम ए टू प्लेस बी, बिजनेस क्लास में ट्रेवल किया उसने, एम्प्लॉयर अच्छा था, बिजनेस क्लास में भेज दिया। एम्प्लॉयर पेड 12,000 पर टिकट, इकोनॉमी क्लास का टिकट 7,000 का है। इन दिस केस टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 5। एम्प्लॉयर ने 12 पे किया, इकोनॉमी का बनता है 7, कह रहा है 5,000 सैलरी में ऐड कर दो। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है बिजनेस क्लास में घूमने में, थोड़ा टैक्स भी दे दो हमें। ठीक है, लग्जरी के मजे ले रहे हो तो थोड़ा हमें भी टैक्स दो ना, गवर्नमेंट सिंपल ये बोल रही है। ट्रेवल बाय रेल, वो कह रहा है ट्रेन से करना है, ट्रेन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एसी से दे देंगे आपको, फर्स्ट एसी, इससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है, फर्स्ट एसी। एम्प्लॉय हैज नॉट ट्रेवल्ड बाय एयर, एग्जेम्पशन इज अलाउड अप टू फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ रेलवे। एयर से करोगे तो इकोनॉमी, ट्रेन से करोगे तो फर्स्ट एसी। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं, देखो इकोनॉमी एयर और फर्स्ट एसी बराबर ही पड़ता है। बाकी कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, अगर लंबा ट्रैवल है तो आपको फर्स्ट एसी महंगा पड़ेगा, ट्रैवल एयर से सस्ता पड़ जाएगा। एयर ट्रैवल सस्ते हैं कई जगह पर फ्रेंड्स, मैंने चेक किए हैं, एयर ट्रैवल सस्ते हैं कई जगह पर। जैसे मैं बैंगलोर जा रहा था एक बारी, तो मैंने चेक किया, वैसे ही बैंगलोर का टिकट मेरे को ध्यान आ रहा है, फर्स्ट एसी 7,500-8,000 कुछ का था, 8,000 रुपए कुछ के आसपास था, 7,500-8,000 के आसपास था, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। और उस टाइम मेरे को बैंगलोर का बाय एयर सस्ता टिकट मिल गया, 6,500-7,000 कुछ का मिल गया मेरे को केवल। तो कई बार आपको इकोनॉमी क्लास बड़े सस्ते मिल जाएंगे फर्स्ट एसी से भी। मिस्टर रोहन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस ए टू बी फर्स्ट एसी एंड द एम्प्लॉयर पेड हिम 6,000 पर टिकट। इन दिस केस एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। जितना भी दिया, जितने का भी टिकट है, कह रहा है एक्चुअल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टिकट होनी चाहिए आपके पास, प्रूफ कि भाई इतने का टिकट है, वो एक्चुअल होना चाहिए। However, मिस्टर रोहन ट्रेवल्ड बाय प्राइवेट टूरिस्ट बस, वो कह रहा है प्राइवेट टूरिस्ट बस से गया वो, जहां पर एम्प्लॉयर ने 7,000 रुपए पे किए, तो एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? 6,000 की केवल, 1,000 रुपए टैक्सेबल। फर्स्ट एसी का आपको फर्स्ट उसका दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बात आगे लिखी है, वैसे ये बात आगे लिखी भी है, अभी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, इफ रेल कनेक्शन इज अनअवेलेबल, इफ रेल कनेक्शन इज अनअवेलेबल, भाई रेलवे का कनेक्शन ही नहीं है, वहां रेल आती जाती नहीं, ट्रेन का कोई स्टेशन ही नहीं है जहां मेरे को जाना है। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां ट्रेन तक नहीं है। सोचो एम्प्लॉयर मुझे कहां घूमने के लिए भेज रहा है, वहां ट्रेन का स्टेशन नहीं है। चलो जी, इफ देयर इज नो रेल कनेक्शन बट ए रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जिस्ट, कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट हो, राइट, जैसे गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, गवर्नमेंट ने भी बड़ी अच्छी, कई सिटीज में बड़ी अच्छी वॉल्वो बसेस चला रखी है, एसी बसेस होती है, राइट। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, या तो गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा हो उस ट्रांसपोर्ट को, वो ट्रांसपोर्ट से आप बस यूज कर लो। उसकी कौन सी? उसकी फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर, फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर जो उसका होता है वो अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे चले जाओ। कह रहे हैं इनमें से कैसे भी जाओ, चाहे बाई एयर जाओ तो इकोनॉमी से चले जाना, ट्रेन से जाओ तो फर्स्ट एसी से चले जाना, बस से जाते हो अगर रेल कनेक्टेड नहीं है तो बस से चले जाओ, लेकिन रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट आना चाहिए या फिर गवर्नमेंट की बस होनी चाहिए। गवर्नमेंट की बस में तो बैठना भी मत, राइट, वो तो बहुत सस्ते में हो जाएगा और सब ट्रिप आपका खराब कर देंगे, राइट। कुछ रूट को छोड़कर इतनी खस्ता हालत है बसेस की जिसका जवाब नहीं। ठीक है जी, तो लेकिन आपको गवर्नमेंट की बसेस या गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है उन बसेस का जितना फेयर है आप वो क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल नो रेल और रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट, ना वहां रेल चलती है ना वहां बस चलती कोई। पहली चीज तो घूमने ही बन जाएगा ऐसी जगह जहां रेल चलती नहीं, बस चलती नहीं, वो फिर भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया उसके लिए। कह रहा है कोई रेल नहीं है, कोई भी बस नहीं है, फिर भी वहां घूमना चाहते हो घूम लो। कैसे घूमोगे? इफ देयर इज नाइदर ए रेल कनेक्शन नॉर ए रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, तो जैसे मर्जी चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो अपनी गाड़ी लेके जाओ, अपना स्कूटर लेके जाओ, अपनी साइकिल लेके जाओ, हमें मतलब नहीं, जैसे जाना है जाओ। एग्जेम्पशन विल बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट एसी फेयर ऑफ रेलवे डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस। कह रहा है हम दूरी से निकाल लेंगे। दूरी से कैसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स? रेलवे का क्या होता है, रेलवे का सिस्टम है अपना कि इतने डिस्टेंस के लिए इतना फिक्स है उनका, कि भाई मान लो उनका 500 किलोमीटर तक जो फर्स्ट एसी का फेयर है, सपोज वो 3,000 रुपए है, फर्स्ट एसी का फेयर 3,000 है। आप ऐसी किसी जगह जा रहे हो जहां पर 500 किलोमीटर ट्रेवल करना है आपको, लेकिन वहां ना रेल है ना कोई ट्रांसपोर्ट है,
तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप रेलवे के चार्ट के हिसाब से निकाल लो और ये 3,000 रुपए के हिसाब से आप क्लेम कर लेना। ये 3 मैक्सिमम है, फिक्स नहीं है। मान लो आपका एक्चुअल खर्चा 2,000 का हुआ तो कह रहे हैं 2,000 क्लेम कर लो, लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा 4,000 का हो गया तो वो कह रहे हैं फिर 3 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिलेगा। तो ना वहां पर रेल है ना वहां पर बस है, तो एक्चुअल फेयर तो हमें पता ही नहीं। फिर आप जैसे मर्जी जाओ, वो आपकी इच्छा है। आप देखो, हम आपको उस डिस्टेंस के हिसाब से, रेलवे का जो चार्ट है उसके हिसाब से आप निकाल लो और जितना बनता है मैक्सिमम उतना ले लो, एग्जेम्पशन उतने की छूट ले लो, बैलेंस टैक्सेबल। ठीक है जी। तो यहां फ्रेंड्स मेरे को कैलकुलेट करना है, मेरे को कोई चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे क्वेश्चन में दी होंगी ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट दिए होंगे, आपको जस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हो उसने बाय एयर ट्रैवल किया है तो इकोनॉमी फेयर अलाउड कर देना, बाकी सब पे टैक्स लगवा देना। और आने जाने का उसके अंदर दिया है जी उसने कुछ खाने पीने के रहने के खर्चे किए, फुली टैक्स करा देना। रेल से उसने किया है फर्स्ट एयर अलाउड करा देना, फर्स्ट एसी अलाउड करा देना। बस से किया है रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट से, बस कनेक्टेड नहीं है तो बस से उसको जो फर्स्ट क्लास बस का टिकट होता है वो अलाउड करवा देना, बैलेंस पर टैक्सेबल। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिया टैक्सेबल। रेलवे कनेक्टेड नहीं है, बस कनेक्टेड नहीं है तो रेलवे का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि उनके डिस्टेंस के हिसाब से रेट फिक्स है। उतने डिस्टेंस का नॉर्मली रेलवे का कितना फेयर होता, उतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उससे ज्यादा किया है राइट तो बैलेंस आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, उससे कम किया है तो पूरे की छूट ले लो, एक्चुअल की छूट ले लो। ठीक है। मिस्टर रोहन ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस ए टू बी, डिस्टेंस 50 किलोमीटर बाय प्राइवेट बस एंड द एम्प्लॉयर पेड 600। देयर इज नो रेलवे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट, द फर्स्ट एसी फेयर फॉर सेम डिस्टेंस इज 500। 500 उसका डिस्टेंस का किराया होता है। तो कह रहा है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा 500 रुपए, 100 रुपए। 600 उसने दिया, एम्प्लॉयर ने 600 दिया, 500 की छूट मिल जाएगी, 100 रुपए की आपको टैक्स देना है। 100 रुपए आपकी टैक्सेबल सैलरी में। लिमिट ऑन नंबर ऑफ एलटीसी, द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 जर्नी इन ईच ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। ये क्या आ गया अब नया चीज, 2 जर्नी इन ईच ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। तो ये बता रहा है जी एम्प्लॉयर कितना घुमाए, कैसे घुमाए तो बता दिया, कहां घुमाए वो भी बता दिया, किस तरह के खर्चे अलाउड होंगे वो भी बता दिया, बट कितनी बार, साल में 2 बार, 3 बार, 5 बार, हर महीने। उन्होंने बोला नहीं, 4 साल में 1 2 3 4, ये 4 साल में केवल 2 बार, कोई भी 2 बार घुमाओ, चाहे इसमें घूम लो, इसमें घूम लो, या फिर इसमें घूम लो, इसमें घूम लो, किन्हीं भी 4 साल में 2 बार घूम लो। और उस 4 साल के भी फ्रेंड्स ब्लॉक डिफाइन कर दिए, 4 साल के ब्लॉक डिफाइन कर दिए। जैसे अभी जो ब्लॉक चल रहा है वो चल रहा है आपका 25 में खत्म हो जाएगा अभी, तो आपका 22 23 24 25 2022, और ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, जनवरी टू दिसंबर। यानी 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 2025 का ये एक ब्लॉक चल रहा है अभी। ये ब्लॉक भी डिफाइंड है, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये ब्लॉक डिफाइंड है कि ब्लॉक ये 22 23, इससे पहला जो ब्लॉक था वो था 18 19 20 21, 4 साल का ब्लॉक। 22 23 24 25 अभी चल रहा है, 25 जैसे ही खत्म हो जाएगा नया ब्लॉक शुरू होगा, कब से, 26 से, 2026 से नया ब्लॉक शुरू होगा। कब तक चलेगा वो, 26 27 28 29 2029 तक। यानी कि इन 4 साल में कोई भी 2 बार आपको जब मर्जी घुमाना है घुमा लो, 2 बार। इन 4 साल में जब भी आपको घुमाना है 2 बार घुमा सकते हो, बस 2 बार एम्प्लॉय को भेज दो। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जब मर्जी आपने भेज दिया कि हर साल मैं तो उसको ट्रिप लगवा रहा हूं। वो कह रहा है आप लगवाओ हर साल ट्रिप, हमें दिक्कत नहीं है, हम 4 साल में 2 बार छूट दे देंगे बस। बाकी सब एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड, टैक्सेबल, बाकी सब टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने उसको 4 बार घुमाया, 4 बार घुमाया, उसने कहा जी 4 बार घुमाया, कितना खर्चा किया, 50 हजार रुपए हर बार खर्च कर दिए। कह रहा है 50 हजार बार, कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, 2 बार तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी 2 बार, किसी भी 2 बार की आप छूट ले लो। अब आप कैलकुलेट कर लो इनमें सबसे ज्यादा छूट कब निकल रही है, जिनमें सबसे ज्यादा निकल के आए वो आप छूट क्लेम कर लो। मान लो इसमें आपने एग्जम्पशन निकाली, इसमें आपकी एग्जम्पशन निकल गई 35K की, यहां पर एग्जम्पशन निकल रही है आपकी कितने की, यहां पर एग्जम्पशन निकल रही है आपकी 25,000 की, यहां पर आपकी निकल रही है 40,000 की, यहां पर आपकी निकल रही है 20,000 की। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जी 2 कौन से लूंगा, एक ये 40 वाला ले लूंगा, एक 35 वाला, इन पे ले लूंगा क्योंकि यहां छूट ज्यादा है। लेकिन कह रहा है 4 बार में, 4 साल में 2 बार, 2 बार केवल मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब 2 साल कब वो आप डिसाइड कर लो, कभी भी हो सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है मैंने 4 साल में 2 बार नहीं लिया, भाई मुझे टाइम नहीं मिला। अभी जैसे मैं अभी इस एग्जांपल लेता हूं, रियल एग्जांपल लेता हूं, अभी 2025 चल रहा है, मैंने 22 से लेकर 25 तक अभी तक कोई एलटीसी नहीं लिया। मैंने नहीं क्लेम किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा मन नहीं किया, मेरे को टाइम नहीं मिला, ऑफिस में काम ज्यादा था, पर्सनल कुछ काम ऐसे आ गए, मैं नहीं जा पाया। अब उनका क्या होगा, मेरे 2 बार की छूट का, 2 बार की छूट का क्या होगा, मेरा लैब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल 2025 तक अगर आपने नहीं ली, आप 2025 तक 2 बार क्लेम कर लो, नहीं कर पाते हो तो आपका वो लैप्स हो जाएगा। लेकिन केवल एक लैप्स हो जाएगा, एक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी 2025 तक जिनके एलटीसी पेंडिंग है वो 2025 में क्लेम कर लो। अगर दोनों पेंडिंग है एटलीस्ट एक क्लेम कर लो। इस 4 साल के ब्लॉक में 2 बार ले लो, नहीं लिया अभी तक एटलीस्ट एक बार ले लो, और एक बार का कैरी फॉरवर्ड कर देना अगले ब्लॉक में, एक बार का अगले ब्लॉक में। यानी कि अगले ब्लॉक में 2 तो आपको उस ब्लॉक के मिलेंगे, तीसरा प्लस एक कैरी फॉरवर्ड होके आएगा पिछला, वो मिल जाएगा। अगले ब्लॉक में 3 ले सकते हो आप। 3 कैसे, 2 इस बार के और 1 पिछला। इस बार से रिलेटेड 2 ही मिलेंगे और 1 पिछला आप क्लेम कर सकते हो। एग्जेम्पशन कितनी बार मिलेगी, 2 बार, राइट। 2 बार नहीं मिली, ली, लैप्स हो जाएगा। लैप्स होगा कितना, एक कह रहे हैं, एक तो लैप्स होना ही होना है, राइट। तो जिनके दोनों पेंडिंग है प्लीज एक क्लेम कर लो। तो इस बार आप देखना 2025 31 दिसंबर को लैप्स हो रहा होगा। 31 दिसंबर से पहले बहुत सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे चले जाएंगे, अचानक से छुट्टी पे चले जाएंगे। और मैं बताता हूं प्रैक्टिकली आपको क्या होगा। अचानक से छुट्टी पे चले जाएंगे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, उसके बाद बिल सबमिट हो जाएंगे जी। बिल कैसे अरेंज होते हैं वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि जी हम तो घूम आए, 5 दिन की ऑफिस में छुट्टी लगाएंगे और जी घूमने निकल गए, घर के काम निपटा रहे हैं जी, कोई घूमने नहीं गया। उसके बाद बिल उनको पता है कैसे अरेंज करने हैं मुझे, वो ऑफिस में लग जाएंगे जी, देखो मैं घूम के आ गया, ठीक है। और एग्जम्पशन क्लेम होगी। कोई लैप्स नहीं होने देता, ये अपना कोई लैप्स नहीं होने देता फ्रेंड्स। कौन अपनी पॉकेट से टैक्स पे करेगा, समझ रहे हो आप आपको, ठीक है। तो हमारे लिए, क्वेश्चन के लिए, हमारे एग्जाम के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि 4 साल के ब्लॉक में हमें 2 बार अलाउड होगा। अगर मान लो मैंने नहीं लिया है तो 1 लैप्स हो जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या फिर मैं 1 ले लूं और 1 कैरी फॉरवर्ड करा लूं, पॉसिबल है। जब कैरी फॉरवर्ड करवाऊंगा तो अगले ब्लॉक में 2 साल से रिलेटेड और 1 मेरे को पिछले साल का मिलेगा। लेकिन जो ये 1 कैरी फॉरवर्ड होके आया है वो आपको 2026 में ले लेना है, यानी उस ब्लॉक के पहले साल में ही ले लेना है, उससे आगे मत लेके जाना। ऐसा नहीं है कि इस 3 को भी इकट्ठा करके 2029 तक चले जाओ कि 2029 तक मैं तो 3 इकट्ठे कर लिए, नहीं। वो कह रहा है जो कैरी फॉरवर्ड होके आया है वो आपको अगले ब्लॉक में पहले साल में ले लेना है, फर्स्ट ईयर में ले लेना। अगर फर्स्ट ईयर में नहीं ले पाए तो जो कैरी फॉरवर्ड आया था वो लैप्स, खत्म। यानी 2026 में जो आप एक कैरी फॉरवर्ड करा के लाए हो वो क्लेम कर लो पहले साल में ही, राइट। तो रूल क्या बना जी, एलटीसी मेरे को हर साल 2 बार अलाउड होगा, एग्जेम्पशन 2 बार मिलेगी, बाकी एम्प्लॉयर जितनी मर्जी दे। एम्प्लॉयर ज्यादा देगा वो मेरी सैलरी में ऐड होता रहेगा, उसकी वैल्यू मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगी। साल में 2 बार एग्जेम्पशन मिलेगी। एग्जेम्पशन किसकी मिलेगी, ट्रेवल की केवल। कितनी मिलेगी हमने बात कर ली, राइट। साल में 2 बार। साल में मैं 2 बार नहीं ले पाया तो कम से कम 1 बार तो ले लो, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लो। आप 1 बार भी नहीं ले पाए, 1 लैप्स हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो कैरी फॉरवर्ड हो गया वो अगले साल में ले लो। कब, अगले ही साल में ले लो, अगले ब्लॉक में नहीं, अगले साल में ले लो। अगले साल में कब, 2025 से कैरी फॉरवर्ड हो गया है, 26 में ले लो बस। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम है, 31 दिसंबर 2026 तक ले लो। उसके बाद ये भी लैप्स, फिर केवल आपके बचेंगे 2 बचेंगे। वो 2 आप 2029 तक जब मर्जी लो। फिर 29 में सेम रूल चलेगा कि 1 तो मिनिमम ले लो, 1 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अभी देख लेते हैं इसको, पढ़ लेते हैं इसको। कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, इफ एम्प्लॉय हैज नॉट अवेल्ड एनी ऑफ द एलटीसी or has availed only one LTC during the block, they can carry forward the unavailed LTC to the first year of the next block, right। first year of next block, केवल first year बोल रहा है, first year of next block, but only for one LTC, केवल 1 LTC। if not availed in the first year it will lapse। आपने कैरी फॉरवर्ड किया और फर्स्ट ईयर में भी अवेल नहीं किया, कह रहे हैं अब ये लैप्स है, अब भूल जाओ उसको,
अब कोई बात नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एनी एलटीसी ड्यूरिंग दी 19 से लेकर 22 तक का एक ब्लॉक एग्जाम्पल में लिया 1922, एक्चुअल ब्लॉक जो था 18 से 21 का था। आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो 2018 से 21, और आप चाहो तो अब का भी लिख सकते हो इसको। अब का जो ब्लॉक है वो 2022 से चल रहा है, 2022 से 2026। बट आपको ये ब्लॉक याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में दिया होगा कि ये ब्लॉक है, उसने इतना अवेल किया है, कितना उसको मिलेगा, क्वेश्चन उसके अंदर दिया होगा, राइट। इफ एनी एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एन एलटीसी ड्यूरिंग दिस बट अवेल 1 एलटीसी इन 2023, इसी के हिसाब से अगर हम देखें 22 तक उसने कुछ नहीं लिया, बट अवेल 1 एलटीसी 2023, दे विल बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। दे कैन ऑल्सो अवेल 2 more LTC इन द फ्यूचर इन द सेम ब्लॉक। यानी 23 से जो ब्लॉक शुरू होगा इस एग्जांपल के हिसाब से 23, 24, 25, 26 कह रहा है, उसमें भी वो 2 और क्लेम कर सकता है, राइट। तो ये थे फ्रेंड्स एलटीसी से रिलेटेड रूल। अब बात करेंगे इसमें फैमिली का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को बोला जी चाहे आप घूमो चाहे आपकी फैमिली घूमे, तो फैमिली में कौन कौन लोग फैमिली में घूम सकते हैं। कह रहा है फैमिली के अंदर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी अगर मैं जा रहा हूं तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, और अगर वाइफ लेके जा रही है तो वाइफ अपने हस्बैंड को ले जा सकती है और बच्चों को ले जा सकती है। कह रहा है उनके खर्चे अलाउड है। एग्जेम्पशन इज अलाउड अप टू 2 चिल्ड्रन, हाउएवर इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड द एग्जेम्पशन इज अलाउड फॉर ऑल चिल्ड्रन। क्या कह रहा है देखो जी, वो कह रहा है जी देखो हम आपको जो छूट देंगे, मिस्टर ए है, मिस्टर ए को बोला जी आप अपनी स्पाउस को ले जाओ और 2 चिल्ड्रन को ले जाओ। कितने? 2 चिल्ड्रन, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, कह रहा है 2 बच्चों को लेके जाओ। लॉ कह रहा है 2 बच्चों को लेके जाओ। अब मिस्टर ए के साथ केस क्या हुआ, मिस्टर ए का पहला बच्चा हुआ 1, नहीं चाइल्ड 1। अब मिस्टर ए के जब दूसरा बच्चा हुआ तो वो ट्विंस हो गए, यानी दूसरी बार जब हुए तो ट्विंस हो गए, तो ये चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 ये एक साथ आ गए इस दुनिया में। एक्ट कह रहा है 2 को ले जाओ, अब वो कह रहा है भाई साहब तीसरे को कहां छोड़ के जाऊं। अब वो ट्विंस हो गए, इसमें मेरा क्या कसूर भाई, ट्विंस में मेरा क्या कसूर, वो तो भगवान का कसूर है, जो किया भगवान ने किया, उसकी सजा मुझे क्यों मिलेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों को लेके जाऊंगा, ठीक है ना, ये मेरे हाथ में नहीं था, ट्विंस होना मेरे हाथ में नहीं है। तो यहां पर लॉ ने भी समझा, लॉ कह रहा है बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कह रहा है जी अगर जो दूसरा है, दूसरी जो बर्थ है वो मल्टीपल बर्थ है, दूसरी बार में मल्टीपल बर्थ है, तो जितने भी हुए सबको ले जाओ, सबके अलाउड। तो चाहे दूसरी बार में 3 हुए, मान लो किसी के 3 हो गए, दूसरी बार बर्थ में 3 बच्चे हो गए एक साथ, ऐसे रियल केस हुए हैं, 3, 4, 5 बच्चों तक लोगों के हो गए एक साथ। नॉर्मली ट्विंस के केस मिलेंगे आपको बहुत, लेकिन ये केस कम मिलते हैं कि एक साथ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट होते तो हैं। तो लॉ ने डाल दिया कि अगर सेकंड टाइम में मल्टीपल बर्थ है तो सब अलाउड, उन सबको अलाउड हो जाएगा। सेकंड टाइम में मल्टीपल बर्थ है, सबको अलाउड हो जाएगा, ठीक है जी, सबको अलाउड हो जाएगा। तो मेरे इस केस के अंदर मिस्टर ए को चाइल्ड जो 3 है इसका, और वो मल्टीपल बर्थ का केस है, तो वो भी अलाउड हो जाएगा। लेकिन मैं सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मिस्टर ए के पहली बार जो बच्चे हुए वो ट्विंस हुए, पहली बार में ही, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 ये ट्विंस हुए। अब दोबारा हुए, फिर एक और चाइल्ड हुआ, तो क्या तीनों के लिए मिलेगा? नहीं। गवर्नमेंट कहती है आपको पता तो था मेरे 2 हैं, फिर तीसरे की क्या जरूरत थी। ये तो आपके पास, ये तो आपकी गलती है भैया, राइट। चाइल्ड 1 और 2 ये हो तो गए थे 2 बच्चे, 2 ही अच्छे, तीसरा क्यों, क्या जरूरत है भाई। कहना नहीं मिलेगा इसका, वो केवल तभी मिलेगा जब सेकंड केस में मल्टीपल बर्थ हो। फर्स्ट केस में मल्टीपल बर्थ है, नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट केस में 3 भी हो जाए सबका मिल जाएगा, फर्स्ट केस में मल्टीपल है मिल जाएगा। बेसिकली वो ये कह रहा है 2 का मिलेगा, बट 2 से ज्यादा किसी रीजन से आपके कंट्रोल में ही नहीं थे, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो आपको वहां हम आपको बेनिफिट दे देंगे। सिंपल लॉ ये बोल रहा है, ठीक है। तो बच्चे 2 ही अच्छे, 2 से ज्यादा अगर आपने किए तो एग्जेम्पशन हम आपको नहीं देंगे एलटीसी की। फिर जो तीसरे बच्चे के ऊपर खर्चा होगा उतना पोर्शन उस बच्चे का हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे, टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर दूसरा बार जो बर्थ हुआ उसमें मल्टीपल बर्थ हो गए तो हम फिर आपको उन सबकी दे देंगे, ठीक है। तो इस केस में इसके पास पहला हुआ 1, पहला हुआ उसमें 1 हुआ, दूसरी बार में 2 बच्चे हो गए, वो कह रहा तीनों की ले लो। अब ये बंदा अभी नहीं माना, ये कह रहा है 1 और हो गया जी तीसरी बार में, कह रहा है इसको तो भूल ही जाओ,
इसको तो भूल जाओ, अब तीसरी बार में जितने मर्जी हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, भूल जाओ। ठीक है, चलो जी। तो डेफिनेशन ऑफ फैमिली, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में 2 चिल्ड्रन, हाउएवर इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, कह रहा है पहली चाइल्ड के बाद मल्टीपल बर्थ है। ठीक है, तो वहां पर एग्जेम्पशन इज अलाउड टू ऑल चिल्ड्रन, कह रहा है जितने हैं सबको ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां आपकी गलती नहीं है। मिस्टर एक्स हैज 1 सन एज 12 एंड ट्विन डॉटर एज 7। अब यहां ये नहीं बताया पहला कौन सा दूसरा कौन सा, लेकिन इतना बता रहा है एक बेटा है जो 12 साल का है और ट्विन डॉटर से 7, तो जो ट्विन डॉटर है वो बाद में हुई होंगी क्योंकि वो 7 साल की है, 2 डॉटर 7 साल की बाद में हुई होंगी, तो यहां उसको पूरा मिल जाएगा, एग्जेम्पशन विल बी अलाउड फॉर ऑल 3 चिल्ड्रन। बट मिस्टर एक्स हैज 2 ट्विन डॉटर एज 12, पहली ट्विन डॉटर है 12 साल की, उसके बाद एक 7 साल का बेटा है, इसका मतलब एक बेटा बाद में हुआ होगा, पहली जो उसकी हुई वो 2 डॉटर हुई, तो वहां पर वो कह रहा है एग्जेम्पशन विल बी अलाउड ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी मेरे यहां। ठीक है, डिपेंडेंट पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट ब्रदर सिस्टर होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। स्पाउस और बच्चे डिपेंडेंट नहीं भी हो चलेगा, वो आपको अलाउड है, लेकिन डिपेंडेंट पेरेंट ब्रदर सिस्टर मतलब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, कि उनकी देखरेख आपको करनी पड़ती है, सारा उनका आप ही कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं उनका भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, एग्जेम्पशन इज अलाउड फॉर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर हु आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है उसका भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स एलटीसी से रिलेटेड रूल। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार पूरा, क्या क्या मिलेगा एलटीसी के अंदर। एलटीसी के अंदर फ्रेंड्स आपको मिलेगा क्या, आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूमने जाओ, बट इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं जाना। बाहर अगर गए तो जितना भी खर्चा किया सारा आपकी सैलरी में ऐड। आप इंडिया के अंदर घूमने जाओ, किस चीज के ऊपर खर्चा मिलेगा, केवल टू एंड फ्रो, आने और जाने का क्या खर्चा मिलेगा, ट्रेवल का, ओनली ट्रेवल। राइट, बोर्डिंग लॉजिंग कुछ नहीं मिलेगी, खाना पीना वहां कुछ नहीं मिलेगा, घूमना फिरना कुछ नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसके ऊपर तो वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। अब ट्रैवल का कितना मिलेगा जी, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो तो इकोनॉमी क्लास, बाय ट्रेन कर रहे हो तो फर्स्ट एसी, ट्रेन कनेक्टेड नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, रोडवेज ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट में जो भी फर्स्ट क्लास है वो आप ले लो, क्लेम कर लो। ना वहां रेल है और ना वहां गवर्नमेंट, ना वहां रेल है ना बस कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं है। राइट, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट एसी का सेम डिस्टेंस का कितना बनता वो क्लेम कर लो। ठीक है, ये आप ले सकते हो, तो ये सारा आपको बता दिया। देन उसके बाद बताया जी नंबर ऑफ एलटीसी कितनी मिलेंगी, 4 साल के ब्लॉक में 2 बार मिलेंगी, बस 2 बार एम्प्लॉय ऑलरेडी ले चुका है, उसके बाद सारा टैक्सेबल होता रहेगा, जितना एम्प्लॉयर देगा सब उसकी सैलरी में ऐड होता रहेगा। मैंने 4 बार नहीं लिया, 1 बार लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लो। मैंने 4 में से 1 बार भी नहीं लिया तो 1 लैप्स हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड 1 ही होगा, वो भी अगले ब्लॉक में पहले साल में, अगले ब्लॉक में पहले साल में कर लेना, वरना पहले साल में वो भी एग्जाम, वो भी क्या कहते हैं लैप्स हो जाएगा, वो भी खत्म। तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो केवल, और वो भी अगले साल में ले लेना है, अदरवाइज वो भी लैप्स। फैमिली की डेफिनेशन में बताया जी स्पाउस आ जाएगी, चिल्ड्रन आ जाएंगे। चिल्ड्रन में बताया जी 2 बच्चे होंगे केवल, 2 बच्चों में भी अगर मल्टीपल बर्थ है, राइट, 2 बच्चों में अगर मल्टीपल बर्थ हुए, कैसे 2 बच्चों से ज्यादा है बट मल्टीपल बर्थ का केस है, तो पहली बार में 1 हुआ, दूसरी बार में मल्टीपल बर्थ हो गए, सबको मिल जाएगा। राइट, लेकिन पहली बार में ही मल्टीपल बर्थ है तो दूसरी बार के कुछ नहीं मिलेंगे। राइट, कुछ नहीं मिलेगा, दूसरा तीसरा फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको ये देखना है 2 बच्चों का मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और बच्चे ज्यादा इसलिए हुए क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं था, भगवान की देन, भगवान ने 2 भेज दिए, ले लो, अलाउड। ठीक है, और डिपेंडेंट पेरेंट ब्रदर सिस्टर ये आपको मिल जाएंगे, बट वो डिपेंडेंट होने चाहिए। और इसके साथ फ्रेंड्स अपना सैलरी का चैप्टर खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता देता हूं यहां पर लास्ट में। अच्छा, कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं, पढ़ लेता हूं कुछ एडिशनल पॉइंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं वैसे ही। द एम्प्लॉयर प्रोवाइड एलटीसी बट एम्प्लॉय डज नॉट ट्रेवल। एम्प्लॉयर ने एलटीसी दे दिया जी कि मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूं, 20,000 रख ले, घूमा। एम्प्लॉय घूमा ही नहीं, वो कह रहा है घूमा नहीं तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल, नहीं भी लिखा होता तब भी टैक्सेबल होता, क्योंकि जितना खर्चा हुआ है वही तो मिलेगा, जब खर्चा ही नहीं हुआ तो टैक्सेबल। ठीक है, द एग्जेम्पशन इज अलाउड ओनली फॉर ट्रेवल फेयर, एक्सपेंस सच एज कन्वेंस फ्रॉम होम टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, वीजा, सब वाइस वर्सा, सब कुछ टैक्सेबल। वीजा तो होगा ही नहीं क्योंकि एयर ट्रेवल आउट ऑफ इंडिया अलाउड ही नहीं है, वीजा नहीं होगा इसके अंदर।
द एग्जेम्पशन इज अलाउड ओनली फॉर शॉर्टेस्ट रूट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जेम्पशन इज अलाउड फॉर शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। बंदा रहता है मुंबई में, एम्प्लॉयर ने बोला गोवा घुमाओ, उसने कहा ठीक है सर गोवा घुमाता हूं, उसने कहा सर टिकट करा दो, उसने मुंबई से पहले दिल्ली की टिकट कराई, फिर दिल्ली से देहरादून चला गया घूमने के लिए, फिर देहरादून से कहां निकल गया, कोई और सिटी पकड़ लो, देहरादून से फिर निकल गया जी कहीं और, राजस्थान घूम के आया, राजस्थान से फिर पहुंचा जी गोवा, कह रहा है फिर वापस आके कहता है सर गोवा घूम लिया मैं, ये सारे टिकट पकड़ा दिए। एम्प्लॉयर भी बहुत अच्छा कहता है सब अलाउड, गवर्नमेंट कह रही है तुमने तो सब अलाउड कर दिया, लेकिन हम तो मुंबई से गोवा जो बनता है बस उतना देंगे, मुंबई से गोवा निकाल लो बाय एयर, फर्स्ट क्लास इकोनॉमी का कितना है, रेलवे का कितना है निकाल लो, उतने की छूट, बैलेंस टैक्सेबल। कह रहा शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप घूमते फिरते जा रहे हो, पूरा हिंदुस्तान भ्रमण कराए, राइट, और आप कह रहे हो जी मैं तो हिंदुस्तान भ्रमण करके आया हूं इकोनॉमी क्लास से, उसका ये रहा टिकट, अलाउड नॉट अलाउड। कह रहा शॉर्टेस्ट रूट देख लो बस कि वहां का शॉर्टेस्ट रूट क्या बनता है, ठीक है, बस इतना ही अलाउड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। आपने बाकी जितनी जगह घूमी हमें मतलब नहीं है, आप इसका क्लेम कर लो, आपने बाकी जगह घूमी, कितना 50,000 का टिकट में खर्चा आया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कितना बनता 10,000 का, कह रहा है 10,000 ले लो, 40,000 रुपया में टैक्स दे दो, 40,000 उसकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड कर देना, बस ये, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डे 1 पे, राइट, जब अपना सैलरी का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो सैलरी का पहले दिन और दूसरे दिन 2 क्लासेस में मैंने आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कवर करवाए थे, डिफरेंट टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट की फ्रेंड्स यहां पर ना समरी दी हुई है, साथ में हर रिटायरमेंट बेनिफिट में सैलरी का मीनिंग डिफरेंट था, सैलरी का मीनिंग डिफरेंट था, तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने स्पेशली हाईलाइट कर दिया है कि सैलरी का मीनिंग क्या है, और कुछ कलर में कुछ कोडिंग कर रखी है, मैं बता देता हूं आपको क्या है। जैसे 6 तरह के अपने रिटायरमेंट बेनिफिट थे, पहला था पीएफ, दूसरा था ग्रेचुटी, तीसरा था लीव सैलरी, चौथा था पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, फिफ्थ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सिक्स्थ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये 6 थे। इन 6 में सैलरी के कुछ अलग अलग मीनिंग थे। कुछ जगह पर सैलरी का मीनिंग क्या था कि बेसिक पे, साथ में क्या लेना है, साथ में उसके अंदर डीए लेना है इफ इट इज फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये मेरे को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स जहां पर भी फिक्स, ये 3 आइटम है, आप देखोगे इस कलर में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यही 3 आइटम लेने हैं। अगर आपका ग्रेचुटी का केस है, ग्रेचुटी में एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का था जिसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट था, गवर्नमेंट के अलावा भी 2 केस थे प्राइवेट में, एक जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है और दूसरा जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, अदर एम्प्लॉय, उनके केस में भी वही लेना है, सेम मीनिंग है, मैंने सेम मीनिंग वालों को सेम कलर में हाईलाइट कर दिया है, सो दैट आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, अच्छा यहां मेरे को ये लेने हैं, राइट। लीव सैलरी जो मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, उसमें भी वो सेम डेफिनेशन है सैलरी की। इसके अलावा मेरा वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन फ्रेंड्स अगर मेरे को कुछ मिलता है तो वहां पर भी मेरी ये कैलकुलेशन है, राइट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है, मेरे को सेम सैलरी यहां पर उठानी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं कंपनी से रिटायर होना चाहता हूं, एम्प्लॉयर ने मुझे फिक्स अमाउंट दे दिया, कह रहा वहां पर भी सेम मीनिंग है। इन सब जगह सैलरी के सेम मीनिंग है, क्या, बेसिक, डीए इफ इट इज पार्ट ऑफ सैलरी, एंड कमीशन इफ इट इज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो यहां पर मैंने इनको सेम कलर से हाईलाइट कर लिया है, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी जी कहां लेना है जी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यही डेफिनेशन है सैलरी की, राइट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है, अदर केस है, तो भी यही लेना है, राइट। इसके अलावा लीव सैलरी जो मेरे को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगी, उसमें भी यही लेना है। इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी यही लेना है, 4 जगह मुझे यही लेना है, राइट। अब 2 जगह फ्रेंड्स हमने क्या लिया था, बेसिक और डीए, पूरा बेसिक, पूरा डीए, चाहे इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी है नहीं है, डजंट मैटर, पूरा उठा लो। कहां पर, जहां एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो रहा है, क्योंकि यहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ने बोला है 2 ले लो, सेम कलर में मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, 2 ही आइटम लेने हैं, बेसिक और डीए। कहां, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, एम्प्लॉयर का बिजनेस शटडाउन हो गया, कम हो गया, राइट, 200 एम्प्लॉय एक साथ निकाल दिया, उनको कुछ कंपनसेशन दे दिया। वहां पर कौन आ जाता है बीच में, वहां पर आ जाता है बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कह रहा है बेसिक और डीए कैलकुलेट करना है, तो यहां हमने उन एक्ट के हिसाब से लिया, इसलिए यहां पर क्या है, बेसिक और डीए। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है, तो बेसिक और डीए बस 2 चीजें लेनी है, खत्म, सब भूल जाओ, और पूरा लेना है।
रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का केस है, बेसिक और डीए लेना है, बाकी सब भूल जाओ पूरा पूरा। और बाकी चारों जगह क्या लेना है? बाकी चारों जगह मुझे बेसिक, डीए इफ इट इज फॉर्म एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कमीशन इफ इट इज पार्ट ऑफ, इफ इट इज पेड एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, राइट? तो इसको लेना है। तो ये आपको चार्ट थोड़ा सा हेल्प करेगा। साथ में फ्रेंड्स इसके प्रोविजंस भी मैंने लिखे हुए हैं कि कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी। एक जगह समरी मिल जाएगी, पूरा पहले डिटेल में पढ़ना, उसके बाद समरी यहां रिवाइज कर लेना, बट पहले डिटेल में करनी है स्टडी। इसके अलावा फ्रेंड्स अपनी रिवीजन क्लासेस जो मैंने बोला वो होंगी, राइट? वो मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगा, 4, 5, 6, 7 जितनी क्लास लगेंगी मैं प्लान करके आपको बता दूंगा। आपके ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, यूट्यूब पर भी पहुंच जाएगी। इसलिए यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं खासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को भी प्लीज अगर अच्छी लग रही है क्लासेस लाइक कर देना, राइट? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस, नोटिफिकेशन, ऐसी और क्लासेस जो मैं लेकर आऊं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे, राइट? तो वो रिवीजन क्लासेस जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जिनके एग्जाम ड्यू हुए कब से कब तक मैं बता देता हूं। जिनके एग्जाम ड्यू हुए अप्रैल 25, अभी आ रहा है अप्रैल 25 से लेकर कब, मार्च 26 तक, अप्रैल 25 से लेकर मार्च 26 तक जिनके एग्जाम ड्यू है, उन्हीं के लिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरा बैच रखा था जो आज हमारा खत्म हो गया। इसी बैच की समरी मैं करवाऊंगा उन्हीं लोगों के लिए जिनके अप्रैल 25 से मार्च 26 आपने क्लासेस कहीं से भी ली हैं, लेकिन आप रिवीजन बैच यहां से अगर लेना चाहें आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री होंगी फ्रेंड्स, राइट? कोई उसका चार्ज नहीं है। ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यूट्यूब पर भी अनाउंसमेंट आ जाएगा, जहां पर भी आप लोग हैं आप, राइट, आपके पास पहुंच जाएगी। बट प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट हो सकता है फ्यूचर में ग्रुप रहे ना रहे, आप लोग ग्रुप में है नहीं है, बट यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस भेजता रहेगा, ठीक है? चलो जी फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी आप पूछ सकते हो आज अपनी लास्ट क्लासेस बैच की। कुछ क्वेरी है फ्रेंड्स इनकम टैक्स में, आप पूछ सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लास जरूर लास्ट है फ्रेंड्स इस बैच की, बट हम लोग मिलते रहेंगे किसी ना किसी चीज के ऊपर, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, किसी ना किसी चीज को मैं लाता रहूंगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और आप लोगों से मुलाकात करता रहूंगा। आई होप फ्रेंड्स क्लासेस आप लोगों को पसंद आई होगी। कोई फीडबैक है फ्रेंड्स आप लोग देना चाहें तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, जो लाइव है वो लाइव में दे सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग में अगर देखें तो रिकॉर्डिंग में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, राइट, आप कमेंट लिख सकते हैं 2-3 लाइन में, जो भी आप लोगों को अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ सजेशन है, कुछ और चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? चलो जी, मैं 2-4 मिनट वेट कर लेता हूं फ्रेंड्स अगर कुछ क्वेरी है, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। रिवीजन क्लास भी जल्दी ही होंगी, ज्यादा लेट नहीं करूंगा उनको, कोशिश करेंगे फरवरी के अंदर ही करने। फरवरी में 1 या 2 क्लास तो रिवीजन की हमारी अमेंडमेंट की होनी है। वो लोग जिन्होंने, मैंने ऑलरेडी बताया, वो लोग जिन्होंने क्लासेस या प्रिपरेशन की है जनवरी 25 तक के हिसाब से, कि जनवरी 25 में एग्जाम देना है मुझे, बट किसी रीजन से नहीं दे पाए एग्जाम, रह गया, जो मर्जी हुआ रीजन, आपको अब एग्जाम देना है मई 26 में, या जब भी अप्रैल 26 के बाद आपका एग्जाम पड़ेगा आपको एग्जाम देना है, ठीक है जी? उन लोगों के लिए वो अमेंडमेंट होगी। जिन लोगों ने क्लास ले ली है उनको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी वो रिवाइज करना चाहे तो आ सकते हैं क्लास के। नया बैच की भी फ्रेंड्स मैंने अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है मिड ऑफ मार्च से। 8800880668 ये व्हाट्सएप पे नंबर है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, केवल मैसेज करना है। मेरी टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर लेगी, तो जो लोग भी आपके कोई नोन में है रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो इस पे कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ क्वेरी फ्रेंड्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस क्लास। सारे नोट्स आप लोगों को शेयर कर लिए मैंने, हर चैप्टर के साथ साथ में शेयर करता गया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, तो लॉग इन करके आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे एक्सेस ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, उसको मेरे को हटाना पड़ेगा, राइट? तो कुछ दिनों के लिए वहां पर रहेगा, तो जिनको प्रैक्टिस करनी है, जिनको रिवाइज करना है, वहां सारे वीडियोस अभी पड़े हुए हैं एक साथ, वहां सारी क्लासेस के लिंक पड़े हुए हैं एक साथ, राइट? तो आप लोग वो प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना, जो रिवाइज आप करना है कर लेना। वहां पर 1-2 महीने वहां पर रहेगा, 1-2 महीने रखूंगा, अभी मैं 1-2 महीने नहीं हटा रहा हूं एकदम, राइट? 2 महीने मिनिमम डाल के रखूंगा वहां पर, 2 महीने से पहले नहीं हटा रहा। अदरवाइज अगर वहां से हट भी जाती है तो फिर यूट्यूब पे आके देख लेना आप लोग, वहां आपको लॉग इन करके एक साथ एक जगह पर सब कुछ मिल जाता है, बट यूट्यूब पे ये होगा कि आपको वहां आके प्लेलिस्ट में देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बट नोट्स के लिए आप वहां से प्लीज डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने नोट्स डाउनलोड नहीं किए वो प्लीज कर लेना, क्योंकि वो फिर बाद में मिलने में मुश्किल आ जाएगी, ठीक है जी? और अगर कुछ क्वेरी है यू कैन आस्क। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। हाँ जी फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। चलिए फ्रेंड्स, कोई क्वेरी नहीं है, क्लास को अपनी यहीं पर क्लोज करते हैं।
जल्दी ही मिलते हैं फरवरी में विद रिवीजन क्लासेस। 5 या 6 क्लासेस या 7 क्लासेस का वो बैच रहेगा, मैं प्लान कर लूंगा। ठीक है जी, जल्दी मिलेंगे, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, यूट्यूब पे भी उसको अनाउंस कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।